टीपीएल के कम्युनिस्ट सेंटर में स्ट्रीट फूड वेंडर्स को निशुल्क खाद्य सुरक्षा प्रशिक्षण दिया गया है। प्रशिक्षण के बाद वेंडर्स को सर्टिफिकेट भी वितरित किए गए। यह कार्यक्रम हॉकर्स ज्वाइंट एक्शन कमेटी के द्वारा किया गया, जिसमें कमेटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष धर्मेंद्र कुमार और मेयर शंभू पासवान उपस्थित हुए। राष्ट्रीय अध्यक्ष धर्मेंद्र कुमार ने बताया कि समय समय पर फूड वेंडर्स को निःशुल्क खाद्य सुरक्षा प्रशिक्षण दिया जाता रहता है, जिससे कि वेंडर्स खाने की गुणवत्ता को बरकरार रख सके और ग्राहकों के लिए अच्छी क्वालिटी के खाद्य सामग्री मिल सके। आपको बता दें, हॉकर्स ज्वाइंट एक्शन कमेटी के स्टेट कोऑर्डिनेटर शैलेंद्र कुमार गुप्ता ने बताया कि करीब 500 वेंडर्स को सुरक्षा प्रशिक्षण देकर सर्टिफिकेट दिए गए हैं। इस मौके पर वेंडर्स को उनके हकूकों के बारे में भी जानकारी देकर जागरूक किया गया। इसके अलावा प्रधानमंत्री स्वयं निधि योजना और अन्य योजनाओं के बारे में वेंडर्स को दी गई जानकारी। हमारे कम से कम 2.5 करोड़ रेडी पटरी वाले लोग जो हैं वो उसके सदस्य हैं और आज हमारा जो है एक कार्यशाला का आयोजन किया गया था। इसमें जो है जितने रेडी पटरी पे काम करने वाले लोग हैं, चाहे वो सब्जी बेचने वाले हैं, फल बेचने वाले हैं, या फिर चाहे वो चाउमीन, मोमो, खाना बेचने वाले हैं इत्यादि जो भी है, उनको ये हम लोगों ने आज कार्यशाला में उनको बुला करके कहा है। पूरे ऋषिकेश के जितने भी जो रेडी पटरी वाले हैं सभी लोगों को ये कहा गया है कि आप सफाई व्यवस्था की बिल्कुल तरीके से रखेंगे, किसी भी प्रकार की पॉलिथीन का प्रयोग नहीं करेंगे और अपने जहाँ पे आप रहेंगे पूरी साफ सफाई की व्यवस्था करेंगे और उसको साफ सुथरा रखेंगे। शहर में किसी भी प्रकार की गंदगी नहीं करेंगे। और दूसरी बात, हमने एक चीज इनको और भी कहा है कि जो है आप पॉलिथीन का बिल्कुल प्रयोग नहीं करेंगे और जो भी हमारे बीच में जो भी अतिथि आते हैं सभी लोगों का आप जो है मान सम्मान के साथ उनके साथ बात करेंगे। उनके कभी भी किसी के साथ जो है आप लोग गलत व्यवहार नहीं करेंगे। और जो सर्टिफिकेट जो अभी हमारा 185 लोगों का बन के आ चुका है, हम ऋषिकेश में सभी लोगों को इस विषय पे मैं चाहूंगा कि सभी लोग सेफ्टी फूड बनवा लें, जिसमें हम लोग उनको पूरी विधिवत ट्रेनिंग भी देते हैं। और ट्रेनिंग सबसे बड़ी बात है कि हम लोग ट्रेनिंग निस्वार्थ देते हैं। और दूसरा एक चीज है कि इनका जो फूड लाइसेंस भी बनता है, ये सदस्य भी बनते हैं, तो किसी से 1 रुपए नहीं लिया जाता, सभी लोगों से बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट करवाते हैं। और हम चाहते हैं कि हमारा शहर ऋषिकेश साफ रहे, सुरक्षित रहे। ये हमारा भारत सरकार का जो है फूड लाइसेंस है और 185 लोगों का बन के आ चुका है और ये इसका ट्रेनिंग जो है हम लोग कराएंगे। रेडी वाले जो लोग हैं तो इनके जो है आज यहाँ पे बैठक हुआ और उसमें जो है फूड लाइसेंस जो है 85 के करीबन भारत सरकार से जारी हुआ है। तो इस अवसर पे हम भी आए हैं और यहाँ पे हमने मतलब अपने विचारों का रखा। विचार में ये है कि ये लोग मतलब अपने रोजगार, इनका रोजगार ना रुके और रोजगार कैसे चलेगा इसमें भी हम निगम भी ध्यान दें। और सबसे बड़ी बात है कि ऋषिकेश के अंदर जो हम लोग रह रहे हैं ऋषिकेश में, तो यहाँ से देश विदेश से लोग आते हैं, हिंदुस्तान के तो सभी लोग आते ही है। और जो 4 धाम यात्रा के मुख्य द्वार होने की वजह से ऋषिकेश का एक महत्व बढ़ जाता है। हम लोग धर्म नगरी, पर्यटक नगरी, योग नगरी में रह रहे हैं, तो हमने ये हमारा ये कहना है कि इसको बना के रखना है। और ऋषिकेश में जो लोग बाहर से आ रहे हैं उनको लगे भी कि ऋषिकेश हम जब जा रहे हैं तो यहाँ के लोग जो है बड़े शांत स्वभाव के, बड़े अच्छे विचारधारा के लोग हैं। एक ये संदेश जाना चाहिए। और दूसरा क्या है कि हम जो भी हमारे से खाने का चीज है, जो भी कुछ फल है या कोई भी चीज को हम दे रहे हैं, बेच रहे हैं, तो उसमें जैसे गुटखा के सेवन करना या बीड़ी सिगरेट पीना, तो इससे थोड़ा सा इस चीजों पे वर्जित करना, क्योंकि ये तो अपने शरीर के लिए भी है। और खाने के जो भी चीज देते हैं उससे दूर रहने से खरीदार को भी दिखता है कि सफाई से मिल रहा है। तो ये सारे विषयों पे जो हमने एक चर्चा किया, बात किया, तो यही है कि ऋषिकेश को साफ और स्वच्छ और निर्मल गंगा को बनाना है और पर्यावरण पर भी ध्यान देना है। जैसे माननीय मोदी जी का, माननीय धामी जी का बहुत बड़ा संकल्प है कि ऋषिकेश बहुत साफ सुथरा रहना चाहिए, बहुत अच्छा संदेश जाना चाहिए, क्योंकि पूरा उत्तराखंड का केंद्र बिंदु ऋषिकेश है। और ऋषिकेश में मैंने जैसे आपको बताया, जब योग होता है तो उस समय देश नहीं विदेशों से बहुत सारे लोग आते हैं। और जब 4 धाम यात्रा शुरू होता है तो आपने देखा कि कैसे हमारे यहाँ रजिस्ट्रेशन तक बंद हो जाता है, इतने लोग हो जाते हैं। तो ये सारे चीजों पे ध्यान रखते हुए इसमें हमने अपने विचार जाहिर किया
अगली खबर जसपुर से है, जहां उत्तराखंड प्रदेश सरकार में शायद अधिकारी बेखौफ होते नजर आ रहे हैं। इसका उदाहरण तब देखने को मिला जब जयपुर आपूर्ति कार्यालय निरीक्षक मीनाक्षी रावत दोपहर 12 बजे तक भी अपने कार्यालय नहीं पहुंची, न ही किसी प्रकार की छुट्टी की सूचना दी गई। जब इस बात को सहायक आपूर्ति निरीक्षक मुकुल गर्जोला से जानकारी चाहिए गई तो उन्होंने कैमरे के आगे कुछ भी कहने से इनकार कर दिया और साथ ही गाड़ी खराब होने की बात कही। उधर कार्यालय में राशन वितरण प्रणाली की काटा मशीन खराब होने से जहां एक तरफ राशन डीलर परेशान है तो वहीं राशन उपभोक्ता खासे परेशान नजर आ रहे हैं। ऐसे में जसपुर आपूर्ति निरीक्षक मीनाक्षी रावत 12 बजे तक भी कार्यालय से नदारद होने पर सहायक आपूर्ति अधिकारी मुकुल गर्जोला से मीडिया के आगे गुमशुदा और गुमसुम रहे और साथ ही जिस पर हमारे संवाददाता को दूरभाष से बताया गया कि आपूर्ति अधिकारी विनोद तिवारी ने कहा कि शिकायत आने पर मामले की जांच की जाएगी, इसके बाद उच्च अधिकारियों को अवगत कराया जाएगा। बता दें कि राशन डीलरों में मचा हड़कंप और साथ ही चर्चा की बात थी कि आज की बात नहीं है बल्कि इनका प्रतिदिन यही हो गया है कार्यालय लेट आना। थोड़ा ये मशीन में गड़बड़ हो गया, अपडेट कराने की। हाँ है सर हैं उपस्थित। मैडम उपस्थित हैं? हैं? मैडम ने नहीं अगली खबर ऋषिकेश के मुनिकीरेती नगर पालिका क्षेत्र अंतर्गत ढालवाला में जगह जगह खुले नाले लोगों के लिए जानलेवा बनते जा रहे हैं। बेजुबान जानवरों के लिए भी यह नाले खतरनाक साबित हो रहे हैं। कई बार इंसान और जानवर इन नालों में गिरकर जख्मी हो चुके हैं। बावजूद इसके खुले नालों को बंद नहीं करने का काम किया जा रहा है और साथ ही यही वजह है कि आज फिर एक गाय नाले में गिरी है। गाय को बचाने के लिए प्रशासनिक अमला तो नहीं पहुंचा, लेकिन कुछ स्थानीय युवाओं ने अपनी जान खतरे में डालकर गाय को सुरक्षित बाहर निकालने का काम किया और साथ ही बता दें कि वाला हेट्रीना और साथ ही रोड पर मुख्य रूप से खुला नाला कभी भी लोगों की जान के लिए जानलेवा साबित हो सकता है, क्योंकि भारी बारिश के दौरान नाले में पानी भर जाता है और सड़क के लेवल तक पानी होने पर सड़क और नाले का अंदाजा लगाने के लिए लोगों को मुश्किल हो जाती है। अगली खबर उत्तराखंड के उधम सिंह नगर के जसपुर नगर से सामने आ रही, जहां जसपुर क्षेत्रीय कांग्रेस विधायक आदेश सिंह चौहान क्षेत्रवासियों के साथ उनके पिछले लंबे समय से चली आ रही समस्याओं को लेकर उपजिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे और उपजिलाधिकारी चेतन सिंह चौहान से मुलाकात कर नगर में रोडवेज बस स्टैंड न होने, तकनीकी शिक्षा के लिए पॉलिटेक्निक कॉलेज की स्थापना होने, खिलाड़ियों के लिए स्टेडियम की व्यवस्था नहीं होने, तुमरिया व भोगपुर डाम क्षेत्र राजस्व ग्राम घोषित न होने सहित इन समस्याओं के चलते होने वाली दिक्कतों से अवगत कराया। तत्पश्चात इन सभी समस्याओं को अतिशीघ्र पूरा कराने के लिए क्षेत्रवासियों से महामहिम और साथ ही राष्ट्रपति के नाम जसपुर उपजिलाधिकारी को एक 5 सूत्रीय मांग पत्र सौंपा है। महोदय को दिया क्योंकि लगभग 25 वर्ष इस प्रदेश को बने हुए और लगभग 8.5 साल मुझे विधायक। मैं ये मांग शुरू से ही उठाता आ रहा हूँ और मैं चाहता हूं कि राज्यपाल निर्देशित करें सरकार को कि जो हमारा स्थापना दिवस आने वाला है उसमें इन मांगों को रखा जाए, उनकी घोषणा। क्योंकि सबसे बड़ी बात हमारे यहाँ रोडवेज बस स्टैंड नहीं है। लोग, बच्चे, बुजुर्ग, बीमार सड़कों पर खड़े रहते हैं, बसों का इंतजार करते रहते हैं। धूप हो, बरसात हो, ठंड हो, दुर्घटना का भी चांस बना रहता है। दूसरा, हमारा यहाँ पॉलिटेक्निक कॉलेज काशीपुर में काफ़ी भीड़ है और हमारे यहाँ पॉलिटेक्निक होना चाहिए, हमारे बच्चों को बाहर जाना चाहिए। तो यहाँ पॉलिटेक्निक की स्थापना हो, उसकी मांग भी हमने की। एक हमारे यहाँ तीरथ नगर डाम लिया है, इसकी मांग हमने इसको या तो राइस ग्राम घोषित किया जाए या इसको किसी ग्राम सभा से जोड़ा। उनको बहुत ऐसी सुविधाएं जो भारत सरकार से मिलने वाली है जो उनको नहीं मिलती। एक हमारे यहाँ पेयजल की समस्या है, गर्मी में जो हमारी नई आबादी बढ़ चुकी है, पानी की दिक्कत। फेज 2 योजना बहुत दिनों से लंबित है, उसकी मांग है कि उसको जल्दी स्वीकृत किया जाए जिससे कि काम चल सके। तो ये हमारी समस्या है। एक हमारा स्टेज है जो कांग्रेस राज में स्वीकृत हुआ था लेकिन इस सरकार ने निरस्त कर दिया, तो उसको बहाल किया जाए, उसको बनाया जाए जिससे कि हमारे युवाओं को सड़क पर न दौड़ना पड़े, अपनी तैयारी के लिए इधर उधर न जाना पड़े।
तो ये समस्याएं को लेकर हमने ज्ञापन दिया। अगली खबर हरिद्वार से, जहां हरिद्वार में चलाया जा रहा फुटपाथ सुव्यवस्थित अभियान। शहर में फुटपाथ को सुव्यवस्थित ढंग से संचालित करने के उद्देश्य से चलाया जा रहा अभियान देवपुरा चौक से रानीपुर मोड़ तक विशेष फुटपाथ सुव्यवस्थित अभियान चलाया गया। जाम की स्थिति से निजात दिलाने के जिलाधिकारी मयूर दीक्षित के निर्देशन में भारत रत्न पंडित गोविंद वल्लभ पंत की जयंती के अवसर पर जिला प्रशासन एवं नगर निगम द्वारा फुटपाथ को सुव्यवस्थित ढंग से संचालित करने के लिए विशेष अभियान चलाया गया है कि अगली खबर हरिद्वार से है, जहां पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज के बाहरी ट्रैवल कंपनियों को उत्तराखंड में ऑफिस खोलने के लिए आमंत्रित करने वाले बयान से ट्रैवल व्यवसायियों में नाराजगी है। हरिद्वार के शिव मूर्ति चौक पर इकट्ठा हुए ट्रैवल कारोबारियों ने सतपाल महाराज के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते हुए जमकर नारेबाजी की और मंत्री को हटाने की मांग की है। नाराज ट्रैवल व्यवसायियों का कहना है कि कभी आपदा तो कभी नियमों में बदलाव के कारण 4 धाम यात्रा ठीक से नहीं चल पा रही है, जिसका ट्रैवल कारोबार पर बुरा असर पड़ रहा है। पर्यटन मंत्री हरिद्वार के ट्रैवल कारोबारी के साथ ना तो कभी बैठक करते हैं, ना ही उनका टैक्स माफ करने की मांग को माना जा रहा है। हरिद्वार में दिल्ली के, पंजाब के, हरियाणा, राजस्थान के जो ट्रांसपोर्टर हैं, जो ट्रैवल व्यवसायी है, उनके ऑफिस उत्तराखंड में खोले जाए। यहाँ के जो ऑफिस जो खुले हुए हैं उनमें तो काम चल नहीं रहा, उनकी गाड़ियां चल नहीं रही, यात्रा बंद पड़ी है, यात्रा आपसे संभल नहीं रही है और आप बाहर वालों को न्योता दे रहे हो। आप कभी जितने भी टूरिज्म व्यापारी है, जितने व्यापारी हरिद्वार के हैं, देहरादून के हैं, ऋषिकेश के, कभी सतपाल महाराज जी उनसे कभी कोई उनके साथ मीटिंग करते हैं, कभी उनका राय जानते हैं, नए नए नियम थोपते जाते हैं। परिवहन व्यवसाय पर परिवहन मंत्रालय का भी वही हाल है, पर्यटन मंत्रालय का वही हाल है और मंत्रालय का वही हाल है। ट्रैवल 4 धाम की यात्रा, जो पूरे उत्तराखंड की आर्थिक 4 धाम की यात्रा, उसको पूरी तरह बर्बाद करने का काम पूरी सरकार ने किया है। पर्यटन मंत्री के खिलाफ हमारा प्रदर्शन इसलिए है क्योंकि जो इन्होंने बाहर के ट्रेवल्स के लिए हरिद्वार में आने का न्योता दिया है, उसके लिए बयान दिया है, ये बहुत कायराना बयान है, हम इसकी निंदा करते हैं। और पर्यटन मंत्री को सिर्फ अपने प्रवचन तक सीमित रहना चाहिए, पर्यटन के बीच में दखल न देना चाहिए, क्योंकि पर्यटन 3 साल से पर्यटन मंत्री बने हैं, लेकिन इन्होंने हरिद्वार के, उत्तराखंड के ट्रेवल व्यवसायियों से आज तक कोई मीटिंग नहीं करी कि आपका दुख दर्द क्या है। गवर्नमेंट ने टैक्स माफ करने के लिए हमने दे रखा है, उसकी कोई सुनवाई नहीं है। ऊपर से छोटा सा राज्य है उत्तराखंड, अभी अब 2 महीने से यात्रा बंद पड़ी है, इसका कोई ध्यान नहीं है। उससे पहले कावड़ चल रहा था, तब हमारा कारोबार बिल्कुल बंद था। तो हमारा कहना यह है कि पर्यटन मंत्री को यहाँ से बिल्कुल हटाना चाहिए। अगली खबर रुड़की के लक्सर से है, जहां लक्सर के बालावाली में 8 अगस्त को हुए आगजनी के मामले को लेकर रुड़की पहुंचे ब्राह्मण समाज के साथ सर्व समाज के लोगों ने मंगलौर स्थित एक निजी होटल में प्रेस वार्ता कर कहा कि खानपुर विधायक पर पुलिस द्वारा किया गया मुकदमा गलत है, जबकि उन्होंने वहां स्थिति संभालने का प्रयास किया था। इस घटना के दौरान उन्होंने पुलिस की भी मदद की थी और जनता की भी, और साथ ही एक बड़ा दंगा भड़काने से भी बचा, और साथ ही उस वक्त कोई भी बड़ा हादसा वहां घट सकता था। आंगन को आरसी किया और पढ़े लिखे को फारसी किया। मुझ पर आरोप लगाया जा रहा था कि मैंने वाहन जलवा दिया ताकि सबूत मिट जाएं। मुझ पर आरोप लगाया जा रहा था कि मैंने दंगा कराया, पथराव कराया। वीडियो जारी हो चुके हैं। एक विधायक, पहली बार कोई नेता इतनी बहादुरी के साथ दंगा स्थल पर, जिसने पुलिसकर्मियों की हत्या होने से बचाई, जिसने मॉब लिंचिंग होने से बचाई, जिसने अपने क्षेत्र के लोगों के साथ घटनाएं घटने से बचाई, ये पहला उदाहरण है देश में जहां कोई नेता, जनप्रतिनिधि, क्षेत्र प्रतिनिधि अपने लोगों के लिए पथराव के बीच, जहां लाठियां चल रही थी, पथराव हो रहा था, मारने की स्थिति थी, वहां बीच में रहकर पुलिस को भी बचाए, युवाओं को भी बचाए और हर प्रकार से
दंगे अगर मैं उस दिन नहीं होता और अगर ये मॉब लिंचिंग हो जाती, इसकी आग पूरे हरिद्वार जनपद में भड़कती और मुझे लगता है कि हर क्षेत्र में आपको दंगा और जान माल की हानि देखने को मिलती। भाई ये प्रेस वार्ता आज इसलिए की हम सब लोगों ने, सर्व समाज के लोग हैं, जो कोई किसी भी क्षेत्र से है, कोई ऐसा नहीं कि पर्टिकुलर जगह से है। किसी ने अखबार में पढ़ा, किसी ने सोशल मीडिया पर देखा, किसी ने कहीं देखा, तो इस बात का कष्ट हुआ चूँकि वो वीडियो सामने आ गई सबके, और उस वीडियो में विधायक जी निष्पक्ष बिल्कुल सबको बचाने की कोशिश कर रहे, अपनी जान जोखिम में डालकर पत्थर बरसाए जा रहे, फिर भी घुसे जा रहे, और अगर वो ना घुसते तो जो पुलिस वालों को पकड़ रखा था ना, तो साफ दिखाई दे रहा वीडियो। तो विधायक जी ने अपनी जान पर खेलकर पुलिस वालों को भी बचाया, और मतलब है कि हर प्रकार से विधायक जी उस चीज़ को कह रहे हैं, कहते हुए सुने गए हैं कि भाई पत्थर मत मारो, हम आपस के ही तो लोग हैं, किसको लग जाए, किसको चोट लग जाए। दूसरी बात यह है कि विधायक जी कह रहे हैं कि भाई इसका सैंपल भरा जाए, सैंपल भर के इसकी जांच होनी चाहिए, जल्दी से जल्दी जांच हो, इनको जेल में करूँगा, मेरा काम है, मैं आश्वासन दे रहा हूँ आपको। इन सब के बावजूद भी विधायक को ही टारगेट कर दिया, विधायक को ही नामजद कर दिया। ये बड़ी पीड़ा की बात है, बड़ा दुख हुआ। जनप्रतिनिधि ही अगर हमारा नेतृत्व नहीं कर सकेगा या हमको नहीं मतलब प्रोटेस्ट कर सकेगा तो फिर कैसे काम चलेगा। कारण क्या मानते हैं आप जो विवाद हुआ था? देखो, कारण तो भाई हम कुछ नहीं कह सकते। कारण इतना कह सकते हैं कि गाड़ी मांस की थी, वो जो हमने वीडियो में देखा, हम कोई वहाँ प्रत्यक्षदर्शी नहीं है। जो मांस की गाड़ी थी वो पकड़ी, जिन्होंने पकड़ी ठीक है, उस गाड़ी को जो जलाने की कोशिश कर रहे थे, मतलब मार काट करने, आपस में एक वो षड्यंत्र टाइप था कि वो उसका पत्थर मार दो तो वो बढ़ जाए, आगजनी बढ़ जाए, ये बढ़ जाए, वो बढ़ जाए, वो प्रकार का मामला दृश्य सामने आ रहा था। फूंकने वाले कौन थे? अब ये तो हम नहीं कह सकते ना, फूंकने वाले हम नहीं कह सकते। हम तो वीडियो देख के और उसके आधार पर कह रहे हैं सब चीज़। हम तो विधायक से मिले भी नहीं अभी। सर तो जानना चाहेंगे, आपको भी पता है कि गाड़ी में मांस था, हाँ, सभी को पता है गाड़ी में मांस था, लेकिन गाड़ी में मांस होने के बाद गाड़ी में आग लगाई गई, वहाँ पे उपद्रव फैलाएगा, हाँ, वो कौन लोग थे? भाई उसका वही तो हम कह रहे हैं, उन्हीं को तो पकड़ो, उन्हीं को। ये प्रशासन का काम है, पुलिस का काम है वीडियो। ये हम कैसे कह सकते हैं? हम तो ये कह सकते हैं कि कोई किसी प्रकार की दुर्भावना, हम आपस की जो सद्भावना बनी हुई है वो खराब नहीं होनी चाहिए। हमारे कम से कम खास तौर से अपने जनपद की बात करें, जनपद के लोग अपने खुशहाल रहें, आपस में लड़े ना भिड़े ना, क्या हिंदू क्या मुसलमान, हमें किसी से कोई मतलब नहीं, हमें किसी संगठन विशेष से कोई मतलब नहीं, हमें कोई किसी उससे नहीं है। वो अपने आप को कह रहे हैं बजरंग दल से हैं, बजरंग दल को मैं नहीं मानता कि बजरंग दल है। बजरंग दल को क्यों बदनाम कर रहे भाई? बजरंग दल तो बहुत बढ़िया संगठन है। अगली खबर रुड़की से है, जहां पंजाब में आई बाढ़ में दो चीजें तो साफ कर दी है। एक तो पंजाब में बाढ़ पीड़ितों को राहत मिलना, और दूसरा पंजाब के लिए देश के तमाम नागरिकों का प्यार साफ दिखाई दे रहा है। पूरे देश में इस वक्त पंजाब को लेकर सांत्वना का माहौल है, और साथ ही उसकी मदद करने के लिए भी पूरा देश पंजाब के साथ खड़ा है। और वहीं पंजाब में बाढ़ पीड़ितों के लिए राहत सामग्री की भी एक खेप हरिद्वार जिले के भगवानपुर से रवाना हुई है, जिसमें लगभग 15 लाख की रोजमर्रा की जरूरतों का सामान और 5 लाख रुपए नगद भेजे गए हैं। गाड़ियों में भरे हुए पैकेट अनाज, आटा, तेल, शैम्पू, साबुन, गद्दे, चादर और खाद्य सामग्री भेजी गई है। टीम के स्थानीयों ने बताया कि पंजाब देश के लिए हमेशा खड़ा रहता है और खड़ा रहता आया है। आज पंजाब को जरूरत है तो हम पंजाब के साथ हैं और मदद भेजी जा रही है। जरूरत पड़ने पर आगे भी मदद भेजी जाएगी। देखने वालों को आदाब और जोर से बोलो। हम जो सिकंदरपुर भैंसवाल जिला हरिद्वार से अपने राहत समृद्धि लेकर निकल रहे हैं और भाईचारा सबके लिए, एकता के लिए
और दुआ करते हैं अपने भाइयों से दुआ भी करो। और इतना जो आपदा आई है, बाढ़ आई है, उनको इस टाइम हमारी जरूरत है। जब कभी भी किसी भी राज्य में हिंदू हो, मुस्लिम हो, किसी पर भी संकट आता है तो सबसे पहले पंजाब दिखता है। तो हम छोटी सी ये मदद कर रहे हैं। हमने ढंडेरा, सिगरोडा, गढ़मीरपुर और ये सिरचंदी आसपास के गांव सब इकट्ठा होकर मदद इकट्ठी की है और ये पहली किस्त हम वहां पर भेज रहे हैं। इंशाल्लाह अगर उनको और जरूरत होगी और भी हम उनकी मदद करेंगे। हमारा मेडिकल कैंप भी वहाँ पर राव मुशर्रफ अली ने लगा रखा है, जो किसान यूनियन संग्राम के अध्यक्ष हैं। दवाइयों की भी इसमें हम फैसिलिटी कर रहे हैं और जो भी हमारे से मदद होगी वो। नेपाल में फैली हिंसा के बाद भारत नेपाल सीमा का जायजा लेने के उद्देश्य से सीमांत खटीमा क्षेत्र पहुंची आईजी कुमाऊं रिद्धिमा अग्रवाल ने खटीमा कोतवाली में जनता दरबार लगाकर जन समस्याएं सुनी। इस दौरान सीमांत क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता करने के लिए उपस्थित जनता एवं जनप्रतिनिधियों के सुझाव भी लिए गए। वहीं जन समस्याओं को सुनने के उपरांत आईजी कुमाऊं रिद्धिमा अग्रवाल ने तुरंत ही संबंधित पुलिस अधिकारियों को समस्याओं के निवारण हेतु आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए और साथ ही इस दौरान मीडिया को जानकारी देते हुए आईजी अग्रवाल ने बताया कि इस जनता दरबार का उद्देश्य जनता की समस्याओं को सुनकर उनका यथासंभव जल्द से जल्द निवारण करना है। उसका त्वरित निस्तारण करने के निर्देश दिए हैं और मैं अपेक्षा यही करती हूँ जो यहाँ पर सभी अधिकारी मौजूद हैं। सबसे वार्ता के बाद हम लोगों ने जिस समस्या में टीम गठित किए जाने की आवश्यकता थी, जिस समस्या में विवेचक को निर्देश दिए जाने की आवश्यकता थी, उसके अनुरूप कार्रवाई करते हुए 1 माह के भीतर खटीमा की जनता को हमारा प्रयास रहेगा एक पॉजिटिव आउटकम दिखे। देखिए, नेपाल में जो दुर्घटनाएं हो रही हैं और जितनी वहाँ कैजुअलिटीज़ और इंजरीज हुई हैं, कहीं ना कहीं नेपाल के कुछ जनपदों से हमारे जनपद उत्तराखंड के भी लगते हैं, बॉर्डरिंग डिस्ट्रिक्ट है। हमारा प्रयास ये है कि जनपद पर भारत सरकार और राज्य सरकार के निर्देशों के क्रम में और अपेक्षा अनुसार सुदृढ़ पेट्रोलिंग की जाए। वहाँ पर गश्त स्ट्रॉन्ग रहे, एसएसपी और लोकल पुलिस के साथ की जा रही है। साथ ही साथ मकसद ये है कि किसी भी प्रकार के क्रिमिनल एलिमेंट्स क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट ना करें, नेपाल से भारत में दाखिल ना हो। जितना संज्ञान में आया है कि वहाँ पर काफ़ी जेल ब्रेक भी हुए हैं, कुछ अपराधी किस्म के लोग भी वहाँ से फरार हुए हैं। तो अपराधी है, वो भारत या नेपाल का नहीं है। और अगर अपराधी वहाँ से फरार हुए हैं तो उनको शरण हिंदुस्तान में, भारत में नहीं दी जाए, यही एक प्रयास है। सुरक्षा को पुख्ता करने के लिए हमारा प्रयास यही है जॉइंट पेट्रोलिंग जो बढ़ाई गई है एसएसबी और पुलिस के बीच में। साथ ही साथ क्योंकि वन क्षेत्र है तो हम लोगों ने वन विभाग के रेंजर्स, उनके फॉरेस्ट गार्ड्स के साथ भी समन्वय स्थापित करते हुए कार्रवाई कर रहे हैं। और उसके साथ साथ अगर हम लॉन्ग टर्म देखें कि हमारा पोरस बॉर्डर है, हर जगह बैरियर्स नहीं है, हर जगह चेकिंग संभव नहीं है, तो इसलिए अगर वहाँ पर हम सीसीटीवी सर्वेलेंस बढ़ाएं तो इस ओर भी प्रयास किया जा रहा है कि हम जनपदों से इस संबंध में प्रस्ताव मंगवाएं। मॉर्निंग आगाज की इन तमाम खबरों में आज के लिए बस इतना ही। ऐसी खबरों से लगातार जुड़े रहने के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें आगाज टाइम्स।
राष्ट्रपति को पद की यतः भारत के संविधान के अनुच्छेद 324 द्वारा भारत के उपराष्ट्रपति के पद के निर्वाचन का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण भारत निर्वाचन आयोग में निहित है और यतः श्री जगदीप धनखड़ द्वारा 2025 के जुलाई मास के 21वें दिन तदनुसार शक संवत के वर्ष 1947 के आषाढ़ मास के तीसरे दिन त्यागपत्र देने के कारण भारत के उपराष्ट्रपति का पद रिक्त हो गया है और यतः भारत के उपराष्ट्रपति के पद को भरने के लिए संविधान तथा राष्ट्रपतीय और उपराष्ट्रपतीय निर्वाचन अधिनियम 1952 के उपबंधों और तदधीन बनाए गए नियमों और आदेशों के अनुसार निर्वाचन करा लिया गया है तथा परिणाम घोषित कर दिया गया है। अब इसलिए भारत निर्वाचन आयोग एतद द्वारा प्रमाणित करता है कि श्री C.P. राधाकृष्णन वर्ष 2025 के सितंबर मास के 9वें दिन तदनुसार शक संवत के वर्ष 1947 के भाद्रपद मास के 18वें दिन भारत के उपराष्ट्रपति पद के लिए सम्यक रूप से निर्वाचित हो गए हैं। भारत गणराज्य के 76वें वर्ष में हमारे हस्ताक्षर और भारत निर्वाचन आयोग की मोहर से वर्ष 2025 के सितंबर मास के 9वें दिन तदनुसार शक संवत के वर्ष 1947 के भाद्रपद मास के 18वें दिन प्रदत्त किया गया। I, Chandraviram Ponnusamy Radhakrishnan, do swear in the name of God do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India to the Constitution of India as by law established, and that I will faithfully discharge the duty upon which I am about to enter. Congratulations.
कॉन्ग्रेचुलेशन। आदरणीय राष्ट्रपति महोदय, आपका आदेश हो तो आज के समारोह की कार्रवाई समाप्त की जाए। माननीय राहुल गांधी जी ने, चाहे वो यात्रा हो, चाहे अन्य तरीके हों, चाहे संसद भवन में हो, उन्होंने बहुत स्पष्ट कर दिया है कि अब वोट चोर गद्दी छोड़, अब उनको गद्दी छोड़ना ही पड़ेगा, सबकी कुर्सी पर खतरा मंडरा रहा है। तो कैसे बचाएं अपने आप को? तो जाहिर सी बात है, जो गड़बड़ किए होगा उसको डर होगा, तो वो इस तरह के तरीके अपनाता है, जिससे हमको आपको चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। इसका जब जब मोदी डरता है पुलिस को आगे करता है, जब जब मोदी डरता है महिलाओं को आगे करता है। विपक्ष लगातार वोट चोरी का आरोप लगा रहा है, सरकार को भी घेर रहा है, साथ साथ चुनाव आयोग के ऊपर भी गंभीर आरोप लगा रहा है। लगातार राहुल गांधी बढ़ चढ़कर अपने आरोपों को रख रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अगर बात की जाए तो केंद्र सरकार पीछे हटती नजर आ रही है। तो इसी पे ज्यादा बात करने के लिए हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पूर्व मंत्री नकुल दुबे जी हैं। सर, वोट चोरी एक बड़ा आरोप है, बिहार में देखने को मिला, उस पर यात्रा भी करी राहुल गांधी ने, तमाम विपक्ष के नेता उनके साथ एकजुट होकर पहुंचे, लेकिन जो ये मुद्दा है कहीं ना कहीं विपक्ष सत्ता पक्ष पे पीछे हटता नजर आ रहा है। सबसे पहले तो मैं आपको बधाई देता हूं कि आगाज़ टाइम पूरे जोर शोर के साथ इस प्रदेश की बातों को हिंदुस्तान के हर कोने तक पहुंचाने में लग गई है। कामयाबी मिलेगी, बस निष्पक्षता का ध्यान हम लोग को रखना है, क्योंकि जो सत्ता है वो हर तरह से लोगों को दबाने का प्रयास करती है। जैसे वोट चोरी की बात आप कर रहे हैं, तो एक कहावत आपने सुनी होगी, चोरी और सीना चोरी। तो अब चूँकि उनका वो ढोल टाइट है, तो सोचते हैं कि हम हर गलत काम करते जाएंगे और जनता हमारा हर गलत काम में सहयोग करती जाएगी। तो अब जनता ने 15 लाख का वादा देखा है, 2 करोड़ नौकरियां देखी है, किसानों की आय देखी है। वहाँ पर आपने देखा होगा बॉर्डर पे, दिल्ली बॉर्डर पे किसानों के साथ जो घटना घटी है, नोटबंदी में कितना नुकसान हुआ हिंदुस्तान का करेंसी का, अब 50% टैरिफ। तो अब जनता को ये लगने लगा कि यार ये कहते कुछ और है, करते कुछ और हैं। तो जब ये माननीय राहुल गांधी जी ने जब ये सबूत दिया है, अभी तो हाइड्रोजन बम का आना बाकी रह गया है, तो ये लोग तो जो छोटे बम से ही दगे हुए हैं। तो अब गंभीर मुद्दा है कि भाई अगर आप पूरे लोकतंत्र का वो हाईजैक करेंगे, लोकतंत्र की हत्या के लिए आप इसी तरह के हथकंडे अपनाएंगे। आपने हिंदुस्तान के मुख्य न्यायाधीश को उस पैनल से हटा करके क्या संदेश देने का काम किया कि साहब आप हर जगह निष्पक्षता को, पारदर्शिता को, चाहे वो पीएम केयर फंड हो, चाहे कोई चीज़ हो, हर चीज़ को आप अपने कब्जे में लेना चाहते हैं। तो ये लोकतंत्र में तो ये परिभाषा नहीं मिली थी। लोकतंत्र में सबको बोलने का अधिकार है। तो हमारे जितने भी मौलिक अधिकार हैं, मौलिक अधिकारों का हनन अगर आप करेंगे तो जनता बहुत देर तक बर्दाश्त नहीं करेगी और आपको इसका मुँह तोड़ जवाब मिलेगा। तो माननीय राहुल गांधी जी ने, चाहे वो यात्रा हो, चाहे अन्य तरीके हों, चाहे संसद भवन में हो, उन्होंने बहुत स्पष्ट कर दिया है कि अब वोट चोर गद्दी छोड़, अब उनको गद्दी छोड़ना ही पड़ेगा, ऐसा पूरा विश्वास है। सर, कल राहुल गांधी उत्तर प्रदेश से रायबरेली अपनी लोकसभा क्षेत्र में थे, उनका काफ़ी विरोध किया गया। भारतीय जनता पार्टी के मंत्री हैं दिनेश प्रताप सिंह, उन्होंने और उनके कार्यकर्ताओं ने उनके काफिले पे हमला करने की कोशिश भी करी और उनको वापस जाने और देश के प्रधानमंत्री से माफ़ी मांगने के लिए लगातार नारेबाजी करी। देखिए, माननीय राहुल गांधी जी सबसे पहली बात तो नेता प्रतिपक्ष हैं, दूसरी बात है वो रायबरेली जनपद से माननीय सांसद हैं। आपने वीडियो देखा होगा तो उसमें बहुत से लोग उसमें वैसे हैं जो राहुल गांधी जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं और वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे लगा रहे हैं। लेकिन अब ये जिनका आप नाम ले रहे हैं, हम तो इनका नाम लेना भी लोकतंत्र का अपमान समझते हैं। इन्होंने कांग्रेस पार्टी में इनकी क्या हैसियत हुआ करती थी पूरा देश जानता है। तो आजकल ऐसे लोगों को भारतीय जनता पार्टी नंबर भी ज़्यादा देने लगती है। अब इनकी कुर्सी पर खतरा मंडरा रहा है, तो कैसे बचाएं अपने आप को और कैसे अपने आप को हाईलाइट करें, तो उसी के लिए पूरा इनका वो है। अब चूँकि माननीय राहुल गांधी जी का संसदीय क्षेत्र है, वहाँ के हर जन से मिल करके उनकी समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करते हैं, वहाँ पर समस्याओं में खड़े होने कार्य करते हैं। माननीय किशोरी लाल जी उनके सहयोग, शर्मा जी उनके सहयोग में, अमेठी सांसद जी लेते हैं। तो ये सब बातें इनको हजम नहीं हो रही हैं, तो खुद तो कुछ करना नहीं है। अब
सही बात यह है कि जैसे जैसे माननीय राहुल गांधी जी और डीप में जाएंगे, उनको वहाँ पर जो काले कारनामे हो रहे हैं, जो वहाँ पर बड़े बड़े ठेकों में जो अपने वो हिसाबी बटाईदारी हो रही है, तो उस सब का खुलासा होने के पूरे पूरे चांसेस अब दिखाई पड़ रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, जो गड़बड़ किए होगा उसको डर होगा, तो वो इस तरह के तरीके अपनाता है, जिससे हमको आपको चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। इसका हमको समय से जवाब मिल जाएगा। सर, देश के प्रधानमंत्री ने ये बात अपनी रखी कि हमारी माँ को गाली नहीं दी गई है, ये पूरी देश की माँ बहनों को गालियाँ दी गई हैं। जिस तरीके से कांग्रेस की एक महफिल में उनकी स्वर्गीय माँ को अपशब्दों से नवाजा गया, उनका कहना है कि ये मेरी माँ नहीं, पूरे देश की माँ को उन्होंने गाली दी है। इस पर कांग्रेस को माफ़ी मांगनी चाहिए। देखिए, नरेंद्र मोदी जी को हर इलेक्शन के टाइम में कोई न कोई एक वो चाहिए होता है। आपको पुलवामा याद होगा, जब पुलवामा कांड में वोट मांगा जा रहा था पुलवामा कांड के नाम पर, फिर पहलगांव हुआ, पहलगांव के नाम पर, ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर। अब इलेक्शन मीटिंग थी, नो डाउट। वह व्यक्ति जो इस तरह के अपमानजनक अपशब्द बोल रहा था, उसकी एक बहुत ही निष्पक्ष जांच होनी चाहिए किसी सिटिंग माननीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के द्वारा, कि आखिर उस व्यक्ति को किसने लॉन्च किया था। क्योंकि बाद में तो सब पोल पट्टी खुल जाती है, और ये आप विश्वास करिए कि वोटिंग के दिन तक ही ये तमाशा है। अदरवाइज़ अब वो जा रहे हैं सुना है पिंडदान करने, उनको 3 साल बाद अपनी माँ याद आई है, गया में जाएंगे पिंडा। अरे भाई, बनारस में पिंडदान क्यों नहीं किया आपने? और क्या अपने बालों साफ कराएंगे, अपनी दाढ़ी मुड़वाएंगे पिंडदान करने के पहले? तो देखिए, बहुत सारी बातें अगर जड़ों में हम लोग जाने लगेंगे, तो इस तरह की बातों को सिर्फ राजनीति तक रहने देना चाहिए। जिस व्यक्ति ने ये गलती किया है उसको बाकायदा चालान करिए, उसको उस पर सुसंगत धाराओं में मुकदमा कायम करिए, उसको जेल भिजवाइए, उसको जिस तरह से पनिश करना हो पनिश करिए। लेकिन उसका इस तरह से पॉलिटिकल बनाकर एजेंडा बना करके, तो ये सब बहुत ही हल्की, जब कोई मुद्दा है नहीं वास्तव में, मुद्दा तो चारों छाया हुआ है वो अब की बार ट्रम्प सरकार का, हाउडी मोदी का, तो उसको कैसे सुपरसीड किया जाए। आपने याद होगा कि यही बिहार है, 50 लाख दूँ, 50 लाख करोड़ दूँ कि ना दूँ, 75 लाख करोड़ दूँ कि ना दूँ, 1 लाख करोड़ दूँ कि ना दूँ। तो इस तरह की जो विशेष दर्जा देने की बात थी, तो वो सब बातें जनता पूछ रही है कि बताइए भाई मोदी जी, किस मुँह से आप वोट मांगने आए हो। तो इन सब बातों पर कैसे पर्दा डाला जाए, कैसे इन बातों को पीछे ढकेला जाए। तो माँ को गाली दिया, माँ को गाली दिया, इसलिए हमको वोट दे दो। तो जनता बहुत समझदार हो गई है, और आने वाले समय में आपको बिहार में परिणाम दिखाई पड़ेंगे, जब मोदी जी बोरिया बिस्तर लेकर के नीतीश कुमार के साथ भागते नजर आएंगे। सर, देश के प्रधानमंत्री बनारस आ रहे हैं, उसको देखते हुए कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी को हाउस अरेस्ट कर लिया गया। तमाम विपक्ष के नेताओं को भी हाउस अरेस्ट कर लिया गया है कि देश के प्रधानमंत्री आ रहे हैं, तो इस तरीके कुछ वहाँ माहौल ना बिगड़े। कैसे थे देख रहे? माहौल कहाँ से बिगड़ रहा है भाई? आज पूरे की पूरी बनारस की जनता त्राही कर रही है। अब वो आएंगे तो बनारस में क्या करेंगे? सिवाय राहुल गांधी जी आए हैं तो कुछ न कुछ तो करना है ही है, तो एजेंडा भी सेट करते रहना है। तो अब वो सारे भाई विपक्ष को आप मौका दीजिए ना। जैसे दिनेश सिंह यहाँ विरोध कर रहे थे, वैसे वहाँ पर अजय राय जी विरोध करते। लेकिन अजय राय जी तो लोकसभा भी लड़े थे बनारस से देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ, उसके बाद उनकी भी वो सीट मानी जाएगी क्योंकि वो भी प्रत्याशी रहे हैं, तो उनको तो अधिकार है सर उस सीट पे जाने का, अपने प्रचार करने का या लोगों से मिलने का। अजय राय जी इस वक्त उत्तर प्रदेश कांग्रेस पार्टी के माननीय अध्यक्ष हैं, और उनका ये दायित्व बनता है कि वो संवैधानिक तरीके से अपनी बातों को रखें। अगर प्रधानमंत्री जी वहाँ पर आ रहे हैं तो हर आदमी फूले पत्ती फेंकने वाला थोड़ी होगा। कुछ लोग उनका प्रतिकार करने के लिए, विरोध करने के लिए, उनका ध्यान आकर्षण करने के लिए उन पर अपनी बात उठाएंगे। उनको पूरा मौका दिया जाना चाहिए, उनसे बातें होनी चाहिए। लेकिन अब क्या है, अब घर घर आपने पुलिस बैठा दी। मैं तो देख रहा हूँ सोशल मीडिया पर हमारे जितने भी नेतागण हैं, जितने भी हमारे प्रभारीगण हैं या वो है, सबके घर में पुलिस बाहर गेट पर आके बैठ गई थी। ये तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि पुलिस का ये इस्तेमाल, वही तो कहना कि जब मोदी डरता है पुलिस को आगे करता है, जब मोदी डरता है महिलाओं को आगे करता है। कहीं आप कार्यालयों में जा करके वो कुर्सी में तोड़ रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं। तो ये सच नहीं चलता है। ये तरह से तो फिर जो है ऐसे वहाँ पर भी तो हुआ था तमाशा। लेकिन निश्चित रूप से इसके बहुत ही अच्छे परिणाम सामने आने वाले हैं। 27 भी अब धीरे निकट आ रहा है, और बिहार की तरह से ही उनको उत्तर प्रदेश भी
सुपड़ा साफ होगा, ये पूरा विश्वास है। सर एक आखिरी सवाल, आपने 27 की बात करी, 2027 में इंडिया गठबंधन मजबूती से उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ेगा क्या? कांग्रेस और समाजवादी पार्टी जिस तरीके से लोकसभा में एकजुट थी, 2027 के चुनाव में एकजुट दिखेंगी? बिल्कुल बिल्कुल एकजुट रहेगी। और इन जो ऐसी ताकतें हैं जिनका कि प्रदेश और देश में रहना बहुत ही घातक, बहुत ही हानिकारक है, इनको हटाने के लिए हम लोग ये निर्णय ले चुके हैं और इस निर्णय के तहत हम लोग आगामी 2027 में उत्तर प्रदेश में गठबंधन की सरकार होगी। आप लड़ेंगे? अब समय बताएगा आपको, जो है बिल्कुल आ जाएगा। हम लोग तो 2007, 12, 14, 17, 19 लगातार लड़ते चले आ रहे हैं, तो हम लोग लड़ने से कहीं पीछे हटते नहीं हैं। सीतापुर चुनाव में नहीं लड़ा था, कुछ कारण से, कुछ स्वास्थ्य कारण था, कुछ अन्य कारण थे, लेकिन 2027 निश्चित रूप से। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं नकुल दुबे, जिनका साफ तौर पर राहुल गांधी की बढ़ती लोकप्रियता से सत्ता पक्ष कहीं ना कहीं घबराया हुआ, इसलिए उनके ऊपर तीखे हमले और उनके काफिले को रोकने की बात करता है। वीडियो जर्नलिस्ट नरेंद्र के साथ आकाश टाइम्स से मैं समीर खान, लखनऊ। नमस्कार, आगाज टाइम्स देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। ये रुक करते हैं इस खबर की ओर। खबर लखनऊ से है, जहां लखनऊ मेयर सुषमा खरकवाल ने नगर निगम मुख्यालय का किया औचक निरीक्षण में गायब मिले नगर निगम के अफसर और कर्मचारी। नगर निगम के ज्यादातर अफसर अपने कमरे में ही नहीं मिले, चारों अपर नगर आयुक्त मिले नदारद, चारों PSC अफसर भी अपने कमरे में नहीं मिले। लखनऊ मेयर सुषमा खरकवाल ने नगर आयुक्त को लिखा पत्र, ड्यूटी से नदारद मिले अधिकारियों और कर्मचारियों को लेकर मांगा जवाब। लगातार अफसरों के गैर हाजिर रहने की मिल रही थी शिकायतें, फील्ड पर निरीक्षण और बैठक बताकर गायब हो जाते हैं अफसर। बताइए रजिस्टर कौन कहाँ है? रजिस्टर लिया इनका रजिस्टर कौन से? दुकान कार्ड नोट के लिए पर्चा पर्चा जो चिट्ठी बनाई होगी आपने। प्रणाम। आपको यहाँ कर्मचारी नहीं है? मैडम रिटायर्ड ही है, वो डॉक्यूमेंट देना है। आप कर्मचारी हैं? नहीं, रिटायर्ड ही है। अच्छा, खोलिए आप गेट। मैम प्रणाम। प्रणाम। कहाँ थे? यूनिवर्सिटी गया था, जानते हो? यूनिवर्सिटी में क्या था? कुछ नहीं, नहीं। और यूनिवर्सिटी में पता भी करूँ, यहाँ पे कौन सी यूनिवर्सिटी में गए थे? मेरी बात हुई थी, क्या काम था? हम लोग भर्ती कर रहे थे, तो हम लोगों ने पैनल उन्होंने रिजेक्ट कर। यूनिवर्सिटी में आप किससे मिले? मैम प्रोफेसर मैम से मिलने के तो मुलाकात नहीं हो पाई, 2 बजे बाद बुलाया। वहाँ किसी से तो मुलाकात हुई होगी? क्या फोन से बात हुई ना मेरी, मैंने बात की उनसे। मैं वो भी सब वो कहीं ऐसा वहाँ पे मौजूद नहीं मिले, क्या था पूरा प्रकरण, एक बार बता दीजिए। मुझे कई दिनों से जनता फोन कर रहे थे कि हम नगर निगम में पहुंचते हैं, कोई कुर्सी पे नहीं मिलता है, हमारे काम फंसे हुए। आज एक पेंशन वाले भी थे कि 2 साल से लगे हुए पेंशन नहीं मिल रही है। काफ़ी शिकायतें आने के बाद आज मैंने 10:45 मिनट 40 मिनट में मैं नगर निगम पहुंची। तो नगर निगम में नगर आयुक्त के अलावा कोई भी अपर, 4 अपर हैं, चारों अपर नगर निगम में नहीं थे। 4 PCS हैं, चारों PCS नगर निगम में नहीं थे। मैंने स्पष्ट आदेश पत्र भेज रही हूं नगर आयुक्त को कि ये अधिकारी कहाँ थे और कहाँ गए थे और किस विभाग में इनकी मीटिंग थी, विभाग अध्यक्ष सहित मुझे पूरी डिटेल दीजिए, ताकि जिससे मैं कंफर्म कर सकूं कि वाकई में कोई मीटिंग थी या ये कहाँ थे। मैम आप तमाम जगह पे गई जहाँ पे ओपन में फाइलें भी पड़ी हुई थी और आपने कई वहाँ पे भी नाराजगी जताई है कि ओपन डॉक्यूमेंट पड़े हुए हैं, लोग एक्सेस कर ले रहे हैं, तो उस पर क्या आप कार्रवाई करेंगे? हर चीज नगर निगम से बाहर चली जाती। कोई भी कर्मचारी ये जिम्मेदारी नहीं समझता कि इस डॉक्यूमेंट को मैं संभाल कर रखूं। कई चीजें नगर निगम के कर्मचारियों को मालूम नहीं है, बाहर के लोग बताते हैं कि ये डॉक्यूमेंट है। अभी एक रिपोर्ट पे मैंने इनसे मांगा कि ये कैसे बाहर गया, जो गोपनीय थे, तो कह रहे हम नहीं जानते। NSA से कहा, वो कह रहा हम नहीं जानते। ये गलत है। आप अगर नौकरी करते हैं,
हम लोगों को जनता की जवाबदेही है। जनता के टैक्स से आपको तनख्वाह मिलती है, जनता के पैसे से आपको तनख्वाह मिलते हैं, तो आपको जनता की जिम्मेदारी, जनता के कामों पे अपनी ईमानदारी से काम करना चाहिए। मैम क्या कोई कार्रवाई भी अभी आगे होगी? हाँ, मैंने आज ही अभी पत्र भेज करके बकायदा अधिकारियों के नाम लिख करके स्पष्टीकरण मांगा है, और अगर ये स्पष्टीकरण नहीं देंगे 2 दिन के अंदर, तो मैं इस पर शासन में लिखूंगी और उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी को दूंगी, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री चाहते हैं कि सब समय पे अपने वहां पे बैठे। माननीय मुख्यमंत्री जी ईमानदारी से काम कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं, दिन रात दौड़ रहे हैं, लेकिन हमारे अधिकारी जो है नगर निगम कुछ कर ही नहीं रहा है। इस खबर में बस इतना ही। देखते रहें आगाज टाइम्स। राष्ट्रपति को पद की तो माननीय राहुल गांधी जी ने, चाहे वो यात्रा हो, चाहे अन्य तरीके हों, चाहे संसद भवन में हो, उन्होंने बहुत स्पष्ट कर दिया है कि अब वोट चोर गद्दी छोड़, अब उनको गद्दी छोड़ना ही पड़ेगा। सबकी कुर्सी पर खतरा मंडरा रहा है, तो कैसे बचाएं अपने आप को। तो जाहिर सी बात है, जो गड़बड़ किए होगा उसको डर होगा, तो वो इस तरह के तरीके अपनाता है, जिससे हमको आपको चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। इसका जब जब मोदी डरता है पुलिस को आगे करता है, जब जब मोदी डरता है महिलाओं को आगे करता है। विपक्ष लगातार वोट चोरी का आरोप लगा रहा है, सरकार को भी घेर रहा है, साथ साथ चुनाव आयोग के ऊपर भी गंभीर आरोप लगा रहा है। लगातार राहुल गांधी बढ़ चढ़कर अपने आरोपों को रख रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अगर बात की जाए तो केंद्र सरकार पीछे हटती नजर आ रही है। तो इसी पे ज्यादा बात करने के लिए हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पूर्व मंत्री नकुल दुबे जी हैं। सर, वोट चोरी एक बड़ा आरोप है, बिहार में देखने को मिला, उस पर यात्रा भी करी राहुल गांधी ने, तमाम विपक्ष के नेता उनके साथ एकजुट होकर पहुंचे, लेकिन जो ये मुद्दा है कहीं ना कहीं विपक्ष सत्ता पक्ष पे पीछे हटता नजर आ रहा है। सबसे पहले तो मैं आपको बधाई देता हूं कि आगाज़ टाइम पूरे जोर शोर के साथ इस प्रदेश की बातों को हिंदुस्तान के हर कोने तक पहुंचाने में लग गई है। कामयाबी मिलेगी, बस निष्पक्षता का ध्यान हम लोग को रखना है, क्योंकि जो सत्ता है वो हर तरह से लोगों को दबाने का प्रयास करती है। जैसे वोट चोरी की बात आप कर रहे हैं, तो एक कहावत आपने सुनी होगी, चोरी और सीना चोरी। तो अब चूँकि उनका वो ढोल टाइट है, तो सोचते हैं कि हम हर गलत काम करते जाएंगे और जनता हमारा हर गलत काम में सहयोग करती जाएगी। तो अब जनता ने 15 लाख का वादा देखा है, 2 करोड़ नौकरियां देखी है, किसानों की आय देखी है। वहाँ पर आपने देखा होगा बॉर्डर पे, दिल्ली बॉर्डर पे किसानों के साथ जो घटना घटी है, नोटबंदी में कितना नुकसान हुआ हिंदुस्तान का करेंसी का, अब 50% टैरिफ। तो अब जनता को ये लगने लगा कि यार ये कहते कुछ और है, करते कुछ और हैं। तो जब ये माननीय राहुल गांधी जी ने जब ये सबूत दिया है, अभी तो हाइड्रोजन बम का आना बाकी रह गया है, तो ये लोग तो जो छोटे बम से ही दगे हुए हैं। तो अब गंभीर मुद्दा है कि भाई अगर आप पूरे लोकतंत्र का वो हाईजैक करेंगे, लोकतंत्र की हत्या के लिए आप इसी तरह के हथकंडे अपनाएंगे। आपने हिंदुस्तान के मुख्य न्यायाधीश को उस पैनल से हटा करके क्या संदेश देने का काम किया कि साहब आप हर जगह
निष्पक्षता को, पारदर्शिता को, चाहे वो पीएम केयर फंड हो, चाहे कोई चीज़ हो, हर चीज़ को आप अपने कब्जे में लेना चाहते हैं। तो ये लोकतंत्र में तो ये परिभाषा नहीं मिली थी। लोकतंत्र में सबको बोलने का अधिकार है। तो हमारे जितने भी मौलिक अधिकार है, मौलिक अधिकारों का हनन अगर आप करेंगे तो जनता बहुत देर तक बर्दाश्त नहीं करेगी और आपको इसका मुँह तोड़ जवाब मिलेगा। तो माननीय राहुल गांधी जी ने, चाहे वो यात्रा हो, चाहे अन्य तरीके हों, चाहे संसद भवन में हो, उन्होंने बहुत स्पष्ट कर दिया है कि अब वोट चोर गद्दी छोड़, अब उनको गद्दी छोड़ना ही पड़ेगा, ऐसा पूरा विश्वास है। सर, कल राहुल गांधी उत्तर प्रदेश से रायबरेली अपनी लोकसभा क्षेत्र में थे, उनका काफ़ी विरोध किया गया। भारतीय जनता पार्टी के मंत्री हैं दिनेश प्रताप सिंह, उन्होंने और उनके कार्यकर्ताओं ने उनके काफिले पे हमला करने की कोशिश भी करी और उनको वापस जाने और देश के प्रधानमंत्री से माफ़ी मांगने के लिए लगातार नारेबाजी करी। देखिए, माननीय राहुल गांधी जी सबसे पहली बात तो नेता प्रतिपक्ष हैं। दूसरी बात है वो रायबरेली जनपद से माननीय सांसद हैं। आपने वीडियो देखा होगा तो उसमें बहुत से लोग उसमें वैसे हैं जो राहुल गांधी जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं और वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे लगा रहे हैं। लेकिन अब ये जिनका आप नाम ले रहे हैं, हम तो इनका नाम लेना भी लोकतंत्र का अपमान समझते हैं। इन्होंने कांग्रेस पार्टी में इनकी क्या हैसियत हुआ करती थी पूरा देश जानता है। तो आजकल ऐसे लोगों को भारतीय जनता पार्टी नंबर भी ज़्यादा देने लगती है। अब इनकी कुर्सी पर खतरा मंडरा रहा है, तो कैसे बचाएं अपने आप को और कैसे अपने आप को हाईलाइट करें, तो उसी के लिए पूरा इनका वो है। अब चूँकि माननीय राहुल गांधी जी का संसदीय क्षेत्र है, वहाँ के हर जन से मिल करके उनकी समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करते हैं, वहाँ पर समस्याओं में खड़े होने कार्य करते हैं। माननीय किशोरीलाल जी उनके सहयोग, शर्मा जी उनके सहयोग में अमेठी सांसद जी लेते हैं। तो ये सब बातें इनको हजम नहीं हो रही हैं, खुद तो कुछ करना नहीं है। अब सही बात यह है कि जैसे जैसे माननीय राहुल गांधी जी और डीप में जाएंगे, उनको वहाँ पर जो काले कारनामे हो रहे हैं, जो वहाँ पर बड़े बड़े ठेकों में जो अपने वो हिसाबी बटाईदारी हो रही है, तो उस सब का खुलासा होने के पूरे चांसेस अब दिखाई पड़ रहे हैं। तो जाहिर सी बात है जो गड़बड़ किए होगा उसको डर होगा, तो इस तरह के तरीके अपनाता है, जिससे हमको आपको चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। इसका हमको समय से जवाब मिल जाएगा। सर, देश के प्रधानमंत्री ने ये बात अपनी रखी कि हमारी माँ को गाली नहीं दी गई है, ये पूरी देश की माँ बहनों को गालियाँ दी गई हैं। जिस तरीके से कांग्रेस की एक महफिल में उनकी स्वर्गीय माँ को अपशब्दों से नवाजा गया, उनका कहना है कि ये मेरी माँ नहीं, पूरे देश की माँ को उन्होंने गाली दी है। इस पर कांग्रेस को माफ़ी मांगनी चाहिए। देखिए, नरेंद्र मोदी जी को हर इलेक्शन के टाइम में कोई न कोई एक वो चाहिए होता है। आपको पुलवामा याद होगा, जब पुलवामा कांड में वोट मांगा जा रहा था पुलवामा कांड के नाम पर, फिर पहलगांव हुआ, पहलगांव के नाम पर, ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर। अब इलेक्शन मीटिंग थी, नो डाउट। वह व्यक्ति जो इस तरह के अपमानजनक अपशब्द बोल रहा था, उसकी एक बहुत ही निष्पक्ष जांच होनी चाहिए किसी सिटिंग माननीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के द्वारा कि आखिर उस व्यक्ति को किसने लॉन्च किया था। क्योंकि बाद में तो सब पोल पट्टी खुल जाती है, और ये आप विश्वास करिए कि वोटिंग के दिन तक ही ये तमाशा है। अदरवाइज़ अब वो जा रहे हैं सुना है पिंडदान करने, उनको 3 साल बाद अपनी माँ याद आई है, गया में जाएंगे पिंडदान। अरे भाई, बनारस में पिंडदान क्यों नहीं किया आपने? और क्या अपने बालों साफ कराएंगे, अपनी दाढ़ी मुड़वाएंगे पिंडदान करने के पहले? तो देखिए, बहुत सारी बातें अगर जड़ों में हम लोग जाने लगेंगे तो इस तरह की बातों को सिर्फ राजनीति तक रहने देना चाहिए। जिस व्यक्ति ने ये गलती किया है उसको बाकायदा चालान करिए, उसको उस पर सुसंगत धाराओं में मुकदमा कायम करिए, उसको जेल भिजवाइए, उसको जिस तरह से पनिश करना हो पनिश करिए। लेकिन उसका इस तरह से पॉलिटिकल बनाकर एजेंडा बना करके, तो ये सब बहुत ही हल्की, जब कोई मुद्दा है नहीं वास्तव में, मुद्दा तो चारों छाया हुआ है वो अब की बार ट्रम्प सरकार का, हाउडी मोदी का, तो उसको कैसे सुपरसीड किया जाए। आपने याद होगा कि यही बिहार है, 50 लाख दूँ, 50 लाख करोड़ दूँ कि ना दूँ, 75 लाख करोड़ दूँ कि ना दूँ, 1 लाख करोड़ दूँ कि ना दूँ। तो इस तरह की जो विशेष दर्जा देने की बात थी, तो वो सब बातें जनता पूछ रही है कि बताइए भाई मोदी जी, किस मुँह से आप वोट मांगने आए हो। तो इन सब बातों पर कैसे पर्दा डाला जाए, कैसे इन बातों को पीछे ढकेला जाए। तो माँ को गाली दिया, इसलिए हमको वोट दे दो। तो जनता बहुत समझदार हो गई है, और आने वाले समय में आपको बिहार में परिणाम दिखाई पड़ेंगे, जब मोदी जी बोरिया बिस्तर लेकर के नीतीश कुमार के साथ भागते नजर आएंगे।
सर, देश के प्रधानमंत्री बनारस आ रहे हैं, उसको देखते हुए कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी को हाउस अरेस्ट कर लिया गया, तमाम विपक्ष के नेताओं को भी हाउस अरेस्ट कर लिया गया है कि देश के प्रधानमंत्री आ रहे हैं तो इस तरीके कुछ वहाँ माहौल ना बिगड़े। कैसे थे देख रहे? माहौल कहाँ से बिगड़ रहा है भाई? आज पूरे की पूरी बनारस की जनता त्राही त्राही कर रही है। अब वो आएंगे तो बनारस में क्या करेंगे? सिवाय राहुल गांधी जी आए हैं तो कुछ न कुछ तो करना है ही है, तो क्यों एजेंडा भी सेट करते रहना है। तो अब वो सारे भाई विपक्ष को आप मौका दीजिए ना। जैसे दिनेश सिंह यहाँ विरोध कर रहे थे वैसे वहाँ पर अजय राय जी विरोध करते। लेकिन अजय राय जी तो लोकसभा भी लड़े थे बनारस से देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ, उसके बाद उनकी भी वो सीट मानी जाएगी क्योंकि वो भी प्रत्याशी रहे हैं, तो उनको तो अधिकार है सर उस सीट पे जाने का, अपने प्रचार करने का या लोगों से मिलने का। अजय राय जी इस वक्त उत्तर प्रदेश कांग्रेस पार्टी के माननीय अध्यक्ष हैं और उनका ये दायित्व बनता है कि वो संवैधानिक तरीके से अपनी बातों को रखें। अगर प्रधानमंत्री जी वहाँ पर आ रहे हैं तो हर आदमी फूले पत्ती फेंकने वाला थोड़ी होगा। कुछ लोग उनका प्रतिकार करने के लिए, विरोध करने के लिए, उनका ध्यान आकर्षण करने के लिए उन पर अपनी बात उठाएंगे। उनको पूरा मौका दिया जाना चाहिए, उनसे बातें होनी चाहिए। लेकिन अब क्या है, अब घर घर आपने पुलिस बैठा दी। मैं तो देख रहा हूँ सोशल मीडिया पर हमारे जितने भी नेतागण हैं, जितने भी हमारे प्रभारीगण हैं या वो है, सबके घर में पुलिस बाहर गेट पर आके बैठ गई थी। ये तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि पुलिस का ये इस्तेमाल। तो वही तो कहना कि जब मोदी डरता है पुलिस को आगे करता है, जब मोदी डरता है महिलाओं को आगे करता है। कहीं आप कार्यालयों में जा कर के वो कुर्सी में तोड़ रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं, तो ये सच नहीं चलता है। ये तरह से तो फिर जो है ऐसे वहाँ पर भी तो हुआ था तमाशा। लेकिन निश्चित रूप से इसके बहुत ही अच्छे परिणाम सामने आने वाले हैं क्योंकि 27 भी अब धीरे धीरे निकट आ रहा है और बिहार की तरह से ही उनको उत्तर प्रदेश भी सुपड़ा साफ होगा, ये पूरा विश्वास है। सर, एक आखिरी सवाल, आपने 27 की बात करी, 2027 में इंडिया गठबंधन मजबूती से उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ेगा क्या? कांग्रेस और समाजवादी पार्टी जिस तरीके से लोकसभा में एकजुट थी, 2027 के चुनाव में एकजुट दिखेंगी? बिल्कुल बिल्कुल एकजुट रहेगी। और इन जो ऐसी ताकतें हैं जिनका कि प्रदेश और देश में रहना बहुत ही घातक, बहुत ही हानिकारक है, इनको हटाने के लिए हम लोग ये निर्णय ले चुके हैं और इस निर्णय के तहत हम लोग आगामी 2027 में उत्तर प्रदेश में गठबंधन की सरकार होगी। आप लड़ेंगे? अब समय बताएगा आपको, जो है बिल्कुल आ जाएगा। हम लोग तो 2007, 12, 14, 17, 19 लगातार लड़ते चले आ रहे हैं, तो हम लोग लड़ने से कहीं पीछे हटते नहीं हैं। सीतापुर चुनाव में नहीं लड़ा था, कुछ कारण से, कुछ स्वास्थ्य कारण था, कुछ अन्य कारण थे, लेकिन 2027 निश्चित रूप से कांग्रेस के नमस्कार, आगाज टाइम्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही, जहां नवनिर्वाचित उपराष्ट्रपति चंद्रपुरम पुण्यस्वामी राधाकृष्णन के 15वें उपराष्ट्रपति पद की उन्होंने शपथ ले ली है। राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राधाकृष्णन को शपथ दिलाई है। राधाकृष्णन का कार्यकाल 11 सितंबर 2030 तक होगा। आपको बता दें, बड़ी खबर है, जहां राधाकृष्णन का अब कार्यकाल शुरू हो चुका है, जो कि 11 सितंबर 2030 तक होगा। इस दौरान पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत कई राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल हुए। पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी और वेंकैया नायडू भी समारोह में पहुंचे। इस्तीफा देने के 53 दिन बाद पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ भी किसी सार्वजनिक कार्यक्रम में नजर आए हैं। आपको बता दें, धनखड़ ने 21 जुलाई को हेल्थ इश्यू के कारण इस्तीफा दे दिया था। सूत्रों के अनुसार शपथ ग्रहण के तुरंत बाद उपराष्ट्रपति राधाकृष्णन राज्यसभा के सभा नेताओं के साथ दोपहर 12:30 बजे बैठक करेंगे। इसकी घोषणा गुरुवार देर शाम की गई थी। आपको बता दें, एनडीए उम्मीदवार राधाकृष्णन को 9 सितंबर को भारत का 15वां उपराष्ट्रपति चुना गया है। उन्हें विपक्षी उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी के मुकाबले में 452 वोट मिले। राधाकृष्णन ने रेड्डी को 152 वोटों के अंतर से हराया है। अपनी नई जिम्मेदारी की तैयारी में राधाकृष्णन ने गुरुवार को महाराष्ट्र के राज्यपाल पद से औपचारिक रूप से इस्तीफा दे दिया। आपको बता दें, राष्ट्रपति भवन की ओर से जारी आधिकारिक बयान में इसकी पुष्टि की गई है। उनके इस्तीफे के बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत को महाराष्ट्र के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार सौंपा है। बड़ी खबर है, जहां पर आपको बता दें, सूत्रों की जानकारी के अनुसार यह सूचना मिली है कि शपथ ग्रहण के तुरंत बाद
नए बने नवनिर्वाचित उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन राज्यसभा के सभी नेताओं के साथ दोपहर 12:30 बजे एक बैठक करेंगे। आपको बता दें इसकी जानकारी, इसकी घोषणा गुरुवार देर शाम कर दी गई थी। आपको बता दें इस्तीफा देने के 53 दिन बाद ही पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ किसी कार्यक्रम में सार्वजनिक रूप से नजर आए हैं। आपको बता दें बीते दिनों 21 जुलाई 2025 को हेल्थ इशू के कारण जगदीप धनखड़ ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद इस्तीफा देने के आज 53 दिन बाद पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ किसी सार्वजनिक कार्यक्रम में नजर आए हैं। आपको बता दें शपथ ग्रहण समारोह के दौरान पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत कई दिग्गज नेता, कई राज्यों के मुख्यमंत्री भी इस शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए हैं और साथ ही पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी और साथ ही वेंकैया नायडू भी समारोह में पहुंचे थे। नवनिर्वाचित उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने 15वें उपराष्ट्रपति पद की शपथ आज ले ली है। आपको बता दें सीपी राधाकृष्णन का यह कार्यकाल 11 सितंबर 2030 तक होगा। आज से इनके कार्यकाल का आरंभ हुआ है और साथ ही 11 सितंबर को राधाकृष्णन का यह कार्यकाल का अंत हो जाएगा। नवनिर्वाचित उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने अपने उपराष्ट्रपति पद की शपथ ले ली। आपको बता दें सीपी राधाकृष्णन देश के 15वें उपराष्ट्रपति पद की शपथ लेने के बाद आज से उनका कार्यकाल आरंभ हो चुका है, जो कि 2030 तक चलेगा। आपको बता दें शपथ ग्रहण समारोह के दौरान द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री मोदी, योगी आदित्यनाथ जी, गृह मंत्री और साथ ही अमित शाह जैसे कई राजनेता शामिल हुए। आपको बता दें आज नवनिर्वाचित उपराष्ट्रपति चंद्रपुरम पोन्नुस्वामी यानी राधाकृष्णन, सीपी राधाकृष्णन ने 15वें उपराष्ट्रपति पद की शपथ ले ली है। राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राधाकृष्णन की शपथ दिलाई है। राधाकृष्णन का कार्यकाल आज से शुरू हो चुका है, जो कि 11 सितंबर 2030 तक चलता रहेगा। बड़ी खबर है, आपको बता दें आज ही 12:30 बजे सीपी राधाकृष्णन की सभी नेताओं के साथ मीटिंग की खबर भी सामने आई है। नवनिर्वाचित उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आज 15वें उपराष्ट्रपति पद की शपथ ली है। राष्ट्रपति भवन में द्रौपदी मुर्मू ने राधाकृष्णन को यह शपथ दिलाई है। राधाकृष्णन का कार्यकाल 11 सितंबर 2030 तक चलेगा। आज से उनके कार्यकाल की शुरुआत हो गई। आपको बता दें इस शपथ ग्रहण समारोह के दौरान कई नेता, कई राजनेता, कई प्रदेशों के मुख्यमंत्री भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं, जहां पर सीपी राधाकृष्णन ने आज शपथ ली है। आपको बता दें आज निकलकर सामने आई उपराष्ट्रपति पद, जो कि उस वक्त पे उपराष्ट्रपति थे, उन्होंने सार्वजनिक रूप से यतः भारत के संविधान के अनुच्छेद 324 द्वारा भारत के उपराष्ट्रपति के पद के निर्वाचन का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण भारत निर्वाचन आयोग में निहित है और यतः श्री जगदीप धनखड़ द्वारा 2025 के जुलाई मास के 21वें दिन तदनुसार शक संवत के वर्ष 1947 के आषाढ़ मास के तीसरे दिन त्यागपत्र देने के कारण भारत के उपराष्ट्रपति का पद रिक्त हो गया है और यतः भारत के उपराष्ट्रपति के पद को भरने के लिए संविधान तथा राष्ट्रपतीय और उपराष्ट्रपतीय निर्वाचन अधिनियम 1952 के उपबंधों और तदधीन बनाए गए नियमों और आदेशों के अनुसार निर्वाचन करा लिया गया है तथा परिणाम घोषित कर दिया गया है। अब इसलिए भारत निर्वाचन आयोग एतद द्वारा प्रमाणित करता है कि श्री सीपी राधाकृष्णन वर्ष 2025 के सितंबर मास के 9वें दिन तदनुसार शक संवत के वर्ष 1947 के भाद्रपद मास के 18वें दिन भारत के उपराष्ट्रपति पद के लिए सम्यक रूप से निर्वाचित हो गए हैं। भारत गणराज्य के 76वें वर्ष में हमारे हस्ताक्षर और भारत निर्वाचन आयोग की मोहर से वर्ष 2025 के सितंबर मास के 9वें दिन तदनुसार शक संवत के वर्ष
1947 के भाद्रपद मास के 18वें दिन प्रदत्त किया गया। इस खबर में बस इतना ही। ऐसी बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें आगाज टाइम्स। तो माननीय राहुल गांधी जी ने चाहे वो यात्रा हो, चाहे अन्य तरीके हों, चाहे संसद भवन में हो, उन्होंने बहुत स्पष्ट कर दिया है कि अब वोट चोर गद्दी छोड़, अब उनको गद्दी छोड़ना ही पड़ेगा। सबकी कुर्सी पर खतरा मंडरा रहा है, तो कैसे बचाएं अपने आप को। तो जाहिर सी बात है, जो गड़बड़ किए होगा उसको डर होगा, तो वो इस तरह के तरीके अपनाता है, जिससे हमको आपको चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। इसका जब जब मोदी डरता है पुलिस को आगे करता है, जब जब मोदी डरता है महिलाओं को आगे करता है। विपक्ष लगातार वोट चोरी का आरोप लगा रहा है, सरकार को भी घेर रहा है, साथ साथ चुनाव आयोग के ऊपर भी गंभीर आरोप लगा रहा है। लगातार राहुल गांधी बढ़ चढ़कर अपने आरोपों को रख रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अगर बात की जाए तो केंद्र सरकार पीछे हटती नजर आ रही है। तो इसी पर ज्यादा बात करने के लिए हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पूर्व मंत्री नकुल दुबे जी हैं। सर, वोट चोरी एक बड़ा आरोप है, बिहार में देखने को मिला, उस पर यात्रा भी करी राहुल गांधी ने, तमाम विपक्ष के नेता उनके साथ एकजुट होकर पहुंचे, लेकिन जो ये मुद्दा है कहीं ना कहीं विपक्ष सत्ता पक्ष पे पीछे हटता नजर आ रहा है। सबसे पहले तो मैं आपको बधाई देता हूं कि आगाज़ टाइम पूरे जोर शोर के साथ इस प्रदेश की बातों को हिंदुस्तान के हर कोने तक पहुंचाने में लग गई है। कामयाबी मिलेगी, बस निष्पक्षता का ध्यान हम लोग को रखना है, क्योंकि जो सत्ता है वो हर तरह से लोगों को दबाने का प्रयास करती है। जैसे वोट चोरी की बात आप कर रहे हैं, तो एक कहावत आपने सुनी होगी, चोरी और सीना चोरी। तो अब चूँकि उनका वो ढोल टाइट है, तो सोचते हैं कि हम हर गलत काम करते जाएंगे और जनता हमारा हर गलत काम में सहयोग करती जाएगी। तो अब जनता ने 15 लाख का वादा देखा है, 2 करोड़ नौकरियाँ देखी है, किसानों की आय देखी है। वहाँ पर आपने देखा होगा बॉर्डर पे, दिल्ली बॉर्डर पे किसानों के साथ जो घटना घटी है, नोटबंदी में कितना नुकसान हुआ हिंदुस्तान का करेंसी का, अब 50% टैरिफ। तो अब जनता को ये लगने लगा कि यार ये कहते कुछ और है, करते कुछ और है। तो जब ये माननीय राहुल गांधी जी ने जब ये सबूत दिया है, अभी तो हाइड्रोजन बम का आना बाकी रह गया है, तो ये लोग तो जो छोटे बम से ही दगे हुए हैं। तो अब गंभीर मुद्दा है कि भाई अगर आप पूरे लोकतंत्र का वो हाईजैक करेंगे, लोकतंत्र की हत्या के लिए आप इसी तरह के हथकंडे अपनाएंगे। आपने हिंदुस्तान के मुख्य न्यायाधीश को उस पैनल से हटा करके क्या संदेश देने का काम किया कि साहब आप हर जगह निष्पक्षता को, पारदर्शिता को, चाहे वो पीएम केयर फंड हो, चाहे कोई चीज़ हो, हर चीज़ को आप अपने कब्जे में लेना चाहते हैं। तो ये लोकतंत्र में तो ये परिभाषा नहीं मिली थी। लोकतंत्र में सबको बोलने का अधिकार है। तो हमारे जितने भी मौलिक अधिकार हैं, मौलिक अधिकारों का हनन अगर आप करेंगे तो जनता बहुत देर तक बर्दाश्त नहीं करेगी और आपको इसका मुँह तोड़ जवाब मिलेगा। तो माननीय राहुल गांधी जी ने चाहे वो यात्रा हो, चाहे अन्य तरीके हों, चाहे संसद भवन में हो, उन्होंने बहुत स्पष्ट कर दिया है कि अब वोट चोर गद्दी छोड़, अब उनको गद्दी छोड़ना ही पड़ेगा, ऐसा पूरा विश्वास है। सर, कल राहुल गांधी उत्तर प्रदेश से रायबरेली अपनी लोकसभा क्षेत्र में थे, उनका काफ़ी विरोध किया गया। भारतीय जनता पार्टी के मंत्री हैं दिनेश प्रताप सिंह, उन्होंने और उनके कार्यकर्ताओं ने उनके काफिले पे हमला करने की कोशिश भी करी और उनको वापस जाने और देश के प्रधानमंत्री से माफ़ी मांगने के लिए लगातार नारेबाजी करी। देखिए, माननीय राहुल गांधी जी सबसे पहली बात तो नेता प्रतिपक्ष हैं, दूसरी बात है वो रायबरेली जनपद से माननीय सांसद हैं। आपने वीडियो देखा होगा तो उसमें बहुत से लोग उसमें वैसे हैं जो राहुल गांधी जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं और वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे लगा रहे हैं। लेकिन अब ये जिनका आप नाम ले रहे हैं, हम तो इनका नाम लेना भी लोकतंत्र का अपमान समझते हैं। इन्होंने कांग्रेस पार्टी में इनकी क्या हैसियत हुआ करती थी पूरा देश जानता है। तो आजकल ऐसे लोगों को भारतीय जनता पार्टी नंबर भी ज़्यादा देने लगती है। अब इनकी कुर्सी पर खतरा मंडरा रहा है, तो कैसे बचाएं अपने आप को और कैसे अपने आप को हाईलाइट करें, तो उसी के लिए पूरा इनका वो है। अब चूँकि माननीय राहुल गांधी जी का संसदीय क्षेत्र है, वहाँ के हर जन से मिल करके उनकी समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करते हैं, वहाँ पर समस्याओं में खड़े होने कार्य करते हैं। माननीय किशोरीलाल जी उनके सहयोग, शर्मा जी उनके सहयोग में, अमेठी सांसद जी लेते हैं। तो ये सब बातें इनको हजम नहीं हो रही हैं, खुद तो कुछ करना नहीं है। अब सही बात यह है कि जैसे जैसे माननीय राहुल गांधी जी
और डीप में जाएंगे, उनको वहाँ पर जो काले कारनामे हो रहे हैं, जो वहाँ पर बड़े बड़े ठेकों में जो अपने वो हिसाबी बटाईदारी हो रही है, तो उस सब का खुलासा होने के पूरे चांसेस अब दिखाई पड़ रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, जो गड़बड़ किए होगा उसको डर होगा, तो इस तरह के तरीके अपनाता है, जिससे हमको आपको चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। इसका हमको समय से जवाब मिल जाएगा। सर, देश के प्रधानमंत्री ने ये बात अपनी रखी कि हमारी माँ को गाली नहीं दी गई है, ये पूरी देश की माँ बहनों को गालियाँ दी गई हैं। जिस तरीके से कांग्रेस की एक महफिल में उनकी स्वर्गीय माँ को अपशब्दों से नवाजा गया, उनका कहना है कि ये मेरी माँ नहीं, पूरे देश की माँ को उन्होंने गाली दी है। इस पर कांग्रेस को माफ़ी मांगनी चाहिए। देखिए, नरेंद्र मोदी जी को हर इलेक्शन के टाइम में कोई न कोई एक वो चाहिए होता है। आपको पुलवामा याद होगा, जब पुलवामा कांड में वोट मांगा जा रहा था पुलवामा कांड के नाम पर, फिर पहलगांव हुआ, पहलगांव के नाम पर, ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर। अब इलेक्शन मीटिंग थी, नो डाउट, वह व्यक्ति जो इस तरह के अपमानजनक अपशब्द बोल रहा था, उसकी एक बहुत ही निष्पक्ष जांच होनी चाहिए किसी सिटिंग माननीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के द्वारा, कि आखिर उस व्यक्ति को किसने लॉन्च किया था। क्योंकि बाद में तो सब पोल पट्टी खुल जाती है, और ये आप विश्वास करिए कि वोटिंग के दिन तक ही ये तमाशा है। अदरवाइज़ अब वो जा रहे हैं, सुना है, पिंडदान करने। उनको 3 साल बाद अपनी माँ याद आई है, गया में जाएंगे पिंडदान। अरे भाई, बनारस में पिंडदान क्यों नहीं किया आपने? और क्या अपने बालों साफ कराएंगे, अपनी दाढ़ी मुड़वाएंगे पिंडदान करने के पहले? तो देखिए, बहुत सारी बातें अगर जड़ों में हम लोग जाने लगेंगे, तो इस तरह की बातों को सिर्फ राजनीति तक रहने देना चाहिए। जिस व्यक्ति ने ये गलती किया है उसको बाकायदा चालान करिए, उसको उस पर सुसंगत धाराओं में मुकदमा कायम करिए, उसको जेल भिजवाइए, उसको जिस तरह से पनिश करना हो पनिश करिए। लेकिन उसका इस तरह से पॉलिटिकल बनाकर एजेंडा बना करके, तो ये सब बहुत ही हल्की, जब कोई मुद्दा है नहीं वास्तव में, मुद्दा तो चारों छाया हुआ है वो अब की बार ट्रम्प सरकार का, हाउडी मोदी का, तो उसको कैसे सुपरसीड किया जाए। आपने याद होगा कि यही बिहार है, 50 लाख दूँ, 50 लाख करोड़ दूँ कि ना दूँ, 75 लाख करोड़ दूँ कि ना दूँ, 1 लाख करोड़ दूँ कि ना दूँ। तो इस तरह की जो विशेष दर्जा देने की बात थी, तो वो सब बातें जनता पूछ रही है कि बताइए भाई मोदी जी, किस मुँह से आप वोट मांगने आए हो। तो इन सब बातों पर कैसे पर्दा डाला जाए, कैसे इन बातों को पीछे ढकेला जाए। तो माँ को गाली दिया, माँ को गाली दिया, इसलिए हमको वोट दे दो। तो जनता बहुत समझदार हो गई है, और आने वाले समय में आपको बिहार में परिणाम दिखाई पड़ेंगे, जब मोदी जी बोरिया बिस्तर लेकर के नीतीश कुमार के साथ भागते नजर आएंगे। सर, देश के प्रधानमंत्री बनारस आ रहे हैं, उसको देखते हुए कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी को हाउस अरेस्ट कर लिया गया। तमाम विपक्ष के नेताओं को भी हाउस अरेस्ट कर लिया गया है कि देश के प्रधानमंत्री आ रहे हैं, तो इस तरीके कुछ वहाँ माहौल ना बिगड़े। कैसे थे देख रहे? माहौल कहाँ से बिगड़ रहा है भाई? आज पूरे की पूरी बनारस की जनता त्राही कर रही है। अब वो आएंगे तो बनारस में क्या करेंगे? सिवाय राहुल गांधी जी आए हैं तो कुछ न कुछ तो करना है ही है, तो एजेंडा भी सेट करते रहना है। तो अब वो सारे भाई विपक्ष को आप मौका दीजिए ना। जैसे दिनेश सिंह यहाँ विरोध कर रहे थे, वैसे वहाँ पर अजय राय जी विरोध करते। लेकिन अजय राय जी तो लोकसभा भी लड़े थे बनारस से देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ, उसके बाद उनकी भी वो सीट मानी जाएगी क्योंकि वो भी प्रत्याशी रहे हैं, तो उनको तो अधिकार है सर उस सीट पे जाने का, अपने प्रचार करने का या लोगों से मिलने का। अजय राय जी इस वक्त उत्तर प्रदेश कांग्रेस पार्टी के माननीय अध्यक्ष हैं, और उनका ये दायित्व बनता है कि वो संवैधानिक तरीके से अपनी बातों को रखें। अगर प्रधानमंत्री जी वहाँ पर आ रहे हैं तो हर आदमी फूले पत्ती फेंकने वाला थोड़ी होगा। कुछ लोग उनका प्रतिकार करने के लिए, विरोध करने के लिए, उनका ध्यान आकर्षण करने के लिए उन पर अपनी बात उठाएंगे। उनको पूरा मौका दिया जाना चाहिए, उनसे बातें होनी चाहिए। लेकिन अब क्या है, अब घर घर आपने पुलिस बैठा दी। मैं तो देख रहा हूँ सोशल मीडिया पर हमारे जितने भी नेतागण हैं, जितने भी हमारे प्रभारीगण हैं या वो हैं, सबके घर में पुलिस बाहर गेट पर आके बैठ गई थी। ये तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि पुलिस का ये इस्तेमाल, वही तो कहना कि जब मोदी डरता है पुलिस को आगे करता है, जब मोदी डरता है महिलाओं को आगे करता है। कहीं आप कार्यालयों में जा करके वो कुर्सी में तोड़ रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं। तो ये सच नहीं चलता है। ये तरह से तो फिर जो है ऐसे वहाँ पर भी तो हुआ था तमाशा। लेकिन निश्चित रूप से इसके बहुत ही अच्छे परिणाम सामने आने वाले हैं। 27 भी अब धीरे निकट आ रहा है, और बिहार की तरह से ही उनको उत्तर प्रदेश भी
सुपड़ा साफ होगा, ये पूरा विश्वास है। सर एक आखिरी सवाल, आपने 27 की बात करी, 2027 में इंडिया गठबंधन मजबूती से उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ेगा क्या? कांग्रेस और समाजवादी पार्टी जिस तरीके से लोकसभा में एकजुट थी, 2027 के चुनाव में एकजुट दिखेंगी? बिल्कुल बिल्कुल एकजुट रहेगी। और इन जो ऐसी ताकतें हैं जिनका कि प्रदेश और देश में रहना बहुत ही घातक, बहुत ही हानिकारक है, इनको हटाने के लिए हम लोग ये निर्णय ले चुके हैं और इस निर्णय के तहत हम लोग आगामी 2027 में उत्तर प्रदेश में गठबंधन की सरकार होगी। आप लड़ेंगे? अब समय बताएगा आपको, जो है बिल्कुल आ जाएगा। हम लोग तो 2007, 12, 14, 17, 19 लगातार लड़ते चले आ रहे हैं, तो हम लोग लड़ने से कहीं पीछे हटते नहीं हैं। सीतापुर चुनाव में नहीं लड़ा था, कुछ कारण से, कुछ स्वास्थ्य कारण था, कुछ अन्य कारण थे, लेकिन 2027 निश्चित रूप से। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं नकुल दुबे, जिनका साफ तौर पर राहुल गांधी की बढ़ती लोकप्रियता से सत्ता पक्ष कहीं ना कहीं घबराया हुआ, इसलिए उनके ऊपर तीखे हमले और उनके काफिले को रोकने की बात करता है। वीडियो जर्नलिस्ट नरेंद्र के साथ आकाश चंद से मैं समीर खान, लखनऊ। तो माननीय राहुल गांधी जी ने, चाहे वो यात्रा हो। नमस्कार, आगाज टाइम्स देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। आइए रुक करते हैं इस खबर की ओर। खबर लखनऊ से है, जहां लखनऊ मेयर सुषमा खरकवाल ने नगर निगम मुख्यालय का किया औचक निरीक्षण में गायब मिले नगर निगम के अफसर और कर्मचारी। नगर निगम के ज्यादातर अफसर अपने कमरे में ही नहीं मिले, चारों अपर नगर आयुक्त मिले नदारद, चारों पीएससी अफसर भी अपने कमरे में नहीं मिले। लखनऊ मेयर सुषमा खरकवाल ने नगर आयुक्त को लिखा पत्र, ड्यूटी से नदारद मिले अधिकारियों और कर्मचारियों को लेकर मांगा जवाब। लगातार अफसरों के गैर हाजिर रहने की मिल रही थी शिकायतें, फील्ड पर निरीक्षण और बैठक बताकर गायब हो जाते हैं अफसर। बताइए रजिस्टर कौन कहाँ है रजिस्टर? लिया इनका रजिस्टर कौन से? दुकान कार्ड है। पर्चा जो चिट्ठी बनाई होगी आपने। प्रणाम। आपको यहाँ कर्मचारी नहीं है? मैडम रिटायर्ड ही है, वो डॉक्यूमेंट देने हैं। आप कर्मचारी हैं? नहीं, रिटायर्ड ही है। अच्छा। खोलिए आप गेट में, उसको भी देखिए। मैम प्रणाम। प्रणाम। कहाँ थे? यूनिवर्सिटी गया था, जानते हो। यूनिवर्सिटी में क्या था? कुछ नहीं, मिनिस्टर के बाद नहीं। और यूनिवर्सिटी में पता भी करो, यहाँ पे कौन सी यूनिवर्सिटी में गए थे? क्या काम था? भर्ती कर रहे थे तो हम लोगों ने फाइनल उन्होंने रिजेक्ट कर। यूनिवर्सिटी में आप किससे मिले? मैम सचिव मैम से मिलने के तो मुलाकात नहीं हो पाई, 2 बजे बाद बुलाया। वहाँ किसी से तो मुलाकात हुई होगी? क्या फोन से बात हुई ना मेरी, मैंने बात की उनसे। मैं वो भी सब वो कहीं ऐसा वहाँ पे मौजूद नहीं मिले, क्या था पूरा प्रकरण, एक बार बता दीजिए। मुझे कई दिनों से जनता फोन कर रहे थे कि हम नगर निगम में पहुंचते हैं, कोई कुर्सी पे नहीं मिलता है, हमारे काम फंसे हुए। आज एक पेंशन वाले भी थे कि 2 साल से लगे हुए पेंशन नहीं मिल रही है। काफ़ी शिकायतें आने के बाद आज मैंने 10:45 40 मिनट में मैं नगर निगम पहुंची। तो नगर निगम में नगर आयुक्त के अलावा कोई भी अपर, 4 अपर हैं, चारों अपर नगर निगम में नहीं थे। 4 पीसीएस हैं, चारों पीसीएस नगर निगम में नहीं थे। मैंने स्पष्ट आदेश पत्र भेज रही हूं नगर आयुक्त को कि ये अधिकारी कहाँ थे और कहाँ गए थे और किस विभाग में इनकी मीटिंग थी, विभाग अध्यक्ष सहित मुझे पूरी डिटेल दीजिए, ताकि जिससे मैं कंफर्म कर सकूं कि वाकई में कोई मीटिंग थी या ये कहाँ थे। मैम आप तमाम जगह पे गई जहाँ पे ओपन में फाइलें भी पड़ी हुई थी और आपने कई वहाँ पे भी नाराजगी जताई है कि ओपन डॉक्यूमेंट पड़े हुए हैं और लोग एक्सेस कर ले रहे हैं, तो उस पर क्या आप कार्रवाई करेंगे? हर चीज नगर निगम से बाहर चली जाती। कोई भी कर्मचारी ये जिम्मेदारी नहीं समझता कि इस डॉक्यूमेंट को मैं संभाल कर रखूं। कई चीजें नगर निगम के कर्मचारियों को मालूम नहीं है, बाहर के लोग बताते हैं कि ये डॉक्यूमेंट है। अभी एक रिपोर्ट पे मैंने इनसे मांगा कि ये कैसे बाहर गया, जो गोपनीय थे, तो कह रहे हम नहीं जानते। एनएसए से कहा, वो कह रहा हम नहीं जानते।
नमस्कार, आगाज टाइम्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। लखनऊ की खबर की ओर रुख करते हैं, जहां CSIR की लखनऊ में 4 प्रमुख प्रयोगशालाएं NBRI, CDRI, IITR और CMAP 14 से 15 सितंबर को CSIR स्टार्टअप कॉन्क्लेव 2025 का आयोजन कर रही हैं। यह कार्यक्रम अनुसंधान एवं विकास को स्टार्टअप में बदलना थीम पर आधारित है और इसका उद्देश्य स्वदेशी तकनीकों को बढ़ावा देना, शोध शोध सहयोग मजबूत करना और उद्यमिता। स्टार्टअप कॉन्क्लेव लखनऊ में हो रहा है। आप लोगों को पता है कि नहीं, CSIR का 4 इंस्टीट्यूट यहीं लखनऊ में है। CSIR CMAP, CSIR NBRI, CSIR CDRI एंड CSIR IITR। मेरे फ्रेंड्स डॉक्टर प्रबोध भी वहाँ CMAP का ऑनलाइन भी हैं और रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम डिफरेंट लैब्स भी इधर हैं। ये चारों लैब मिलके ये CSIR कॉन्क्लेव कर रहे हैं। इसका जो मेन मकसद है, मैंने कुछ पढ़ लूँगा आपके लिए। To provide common platform of CSIR laboratories, startups, industry and academia for mutual collaboration. Second, to showcase CSIR technologies with potential for commercialization in biotech, pharma, aroma, medical and environmental sectors. To create platform for promoting technology transfer and industry partnership of sustainable growth. To encourage students and innovators, young innovators and young entrepreneurs to explore opportunity in deep tech startups. To attract investors, venture capitalists and policymakers to support and startup ecosystem. To initiate joint activities and collaboration with the government of Uttar Pradesh, especially in the areas of medical, health, innovations, environmental sustainability and bio-based industries, aligning with the state vision for industrial growth and public welfare. State to strengthen regional startup ecosystem in Uttar Pradesh by linking CSIR research output with state-supported incubation policy framework and funding schemes. अब ये भी जैसे कि जानते हैं, हमारे भारत सरकार ने एम्फासिस ज़्यादातर दे रहे हैं स्टार्टअप इकोसिस्टम्स को, आत्मनिर्भर भारत एंड विकसित भारत 2047 की तरफ। हम इसमें से स्टार्टअप्स करें तो हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मोदी जी, उनके इंस्पिरेशन से, और हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी माननीय जितेंद्र सिंह, और हमारे जो अभिभावक हैं उत्तर प्रदेश में माननीय चीफ मिनिस्टर, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर जी योगी आदित्यनाथ जी, उनके तत्वावधान में ये जो हो रहा है, इसी को हम कैसे सफल बनाएंगे, इसके लिए हम आगे बढ़ रहे हैं। और चारों लाभ इकट्ठा मिलके हम इसको कर रहे हैं, जिसमें से हमारे जितने सारे टेक्नोलॉजी हमारे पास है, जो कि यही टाइम पे, कंटेम्प्रेरी टाइम पे जो एप्लीकेबल है, तो उसी को शोकेस करेंगे। और उसके साथ साथ जो स्टार्टअप्स हमारे से डेवलप हुए हैं, एंटरप्रेन्योर्स और स्टार्टअप्स, वो सब भी आके यहाँ अपना डिस्प्ले करेंगे टेक्नोलॉजी। उसमें से होगा क्या? उसमें से ये होगा, जो स्टूडेंट्स हैं, जो यंग जनरेशन्स हैं, जो कि मन में चाहत है कि आगे बढ़ने के लिए और कुछ कर दिखाने के लिए, हमारे यूपी का अंदर और आसपास स्टेट्स में उनको मौका मिलेगा कि वो सीख सकें और उनसे आइडिया ले सकें और कुछ टेक्नोलॉजी भी वो यूज करके आगे बढ़ पाएंगे, तो बहुत अच्छा है। दूसरा चीज़ यही है कि कंपनी, इंडस्ट्री, देयर इज ए बिग गैप बिटवीन इंडस्ट्री एंड एकेडेमिया। तो चारों जो साइंटिफिक, जैसे कि नाम है साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक इंडस्ट्रियल रिसर्च, ये इंडस्ट्रियल रिसर्च की तरफ झुकाव है। तो हमारे जो बेसिक रिसर्च है, जिसमें ट्रांसलेटेबल है, उसी को हम शोकेस करें पब्लिक में। केवल यंग इनोवेटर भी नहीं, यंग एंटरप्रेन्योर भी नहीं, जिसका भी मन हो वो उसी टेक्नोलॉजी को भी ले सकता है। और यहाँ जो इवेंट प्लान किया गया है, हमारे आदरणीय
चीफ मिनिस्टर, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर और ऑनरेबल साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर, तो उन लोग हमें इंस्पिरेशन देने के लिए यहाँ आ रहे हैं। और ये हमारे अलाइंड है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो पॉलिसी है आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत के लिए। और साइंस एंड टेक्नोलॉजी हम इसी क्षण में हम ऊपर उठ के लोगों के बीच जाएं और उनको सशस्त्र बनाएं। इसके लिए ये कॉन्क्लेव का आयोजन हुआ है। हमारे और भी चीज़ है कि नहीं, हमारे जो साइंटिस्ट हैं, साइंटिस्ट लोग आप जानते हैं कि बहुत एम्पावर्ड हैं। उन लोग सोचते हैं, कुछ काम करते हैं, ज़्यादातर टाइम बाहर नहीं जा पाता। लोगों को आप लोग तो हेल्प करते रहते हैं बीच बीच में, तब भी आगे उसको ले जाने के लिए आप लोगों का हेल्प बहुत ज़रूरत है, जैसे कि हम विकसित भारत की तरफ आगे बढ़ पाए। ये लगभग इन ब्रीफ आई हैव टोल्ड हमारे चारों लाभ इकट्ठा कर रहे हैं। और वहाँ इनागुरल सेशन है, पैनल डिस्कशन है, हैंड होल्डिंग सेशंस हैं, जैसे कि किसी को कुछ चाहिए तो हम उसको टेक्नोलॉजी के बारे में समझा सकें और हाथ पकड़ के उसको आगे ले सकें, मार्केटिंग की तरफ कैसे जाए। टेक्नोलॉजी शोकेस है, स्टार्टअप पिच सेशंस, यंग एंटरप्रेन्योर्स एंड स्टूडेंट्स इनोवेटर प्रेजेंटिंग देयर आइडिया। कुछ स्टूडेंट्स को बढ़ावा दिया जाएगा उस दिन कि उनका आइडिया वो दें, क्या स्टार्टअप कर सकते हैं, जिनका बेस्ट होगा। अलग अलग थीम्स हैं, वो अलग अलग थीम से स्टूडेंट सिलेक्ट किया जाएगा। यंग एंटरप्रेन्योर को उनको बढ़ावा दिया जाएगा, वो आगे बढ़ाया जाएगा। B2B and B2G meetings, direct interaction between startup, industry leaders and government agencies. Workshops, sessions for intellectual property, funding, opportunity, regulatory guideline and scaling strategy. ये 2 दिन का जो इवेंट्स है, ये सारी चीज़ होगा। उसमें क्या आउटकम क्या हो सकता है उसमें, एनहांस इंडस्ट्री, ये सबको आपको हम हैंड आउट दे देंगे। एनहांस इंडस्ट्री, CSR लिंकेज लीडिंग टू न्यू कोलैबोरेशंस, आइडेंटिफिकेशन ऑफ पोटेंशियल स्टार्टअप्स एंड स्पिन अप एस्पिरेशंस फ्रॉम CSR टेक्नोलॉजीज। तो उसमें इंस्पिरेशन होकर कुछ लोग ले सकते हैं, ये भी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। स्ट्रेंथन एंटरप्रेन्योर इकोसिस्टम इन लखनऊ, क्योंकि हमें 1 ट्रिलियन इकोनॉमी उत्तर प्रदेश को बनाना है, तो इसीलिए हमारे भी योगदान रहना चाहिए। साइंस एंड टेक्नोलॉजी, हम जो 4 लाभ हैं इधर, उन्हीं का भी योगदान रहना है। स्ट्रेंथन एंटरप्रेन्योर इकोसिस्टम इन लखनऊ आज ए बायोटेक एंड इनोवेशन ऑफ टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, इंक्रीज पार्टिसिपेशन ऑफ यूथ इन टेक्नोलॉजी एंड एंटरप्रेन्योरशिप। उनको साथ लेके चलना है। हमारे तो जनरेशन शायद हम ओल्ड हो गए हैं, लेकिन नेक्स्ट जनरेशन आप जैसे आप लोग कैसे आगे बढ़ोगे, तो उसके बारे में सोचना है। एक रोडमैप भी हम बनाना चाहेंगे फॉर सस्टेन एंगेजमेंट बिटवीन CSR लैब्स एंड इंडस्ट्री। और चारों लैब का वेलकम डॉक्टर प्रबोध एंड डॉक्टर राधा, दे आर ऑल्सो हियर, CDRA एंड डॉक्टर भास्कर। ओके, हाँ, ओके, नो इशू। द रोडमैप एक बनाया जाएगा फॉर एंगेजमेंट बिटवीन CSR लैब एंड इंडस्ट्री। एंड ये प्रोबेबली हमें एक मौका देगा कि हम केवल स्टार्टअप में रुक ना जाएं, आगे भी इस तरफ आगे बढ़ें। यंग जनरेशन का हैंड होल्ड करने के लिए हम तो करते हैं, PhD डिग्री देते हैं, क्योंकि उनका जो रिसर्च से जो आउटकम होता है वो आगे कैसे बढ़ाया जाए और एक्चुअली सोसाइटी का कैसे यूज हो सके। ये हमारे जो लीडर्स हैं उनका इंस्पिरेशन से हम आगे कैसे बढ़ेंगे, इसके बारे में सोच विचार करके आगे बढ़ेंगे। हमारा DG मैडम भी प्रोबेबिलिटी है, वो भी आएंगे, मैडम कलाइसल भी। और ये हमारे लीडर्स सारे हमारे 4 लीडर्स हैं CSR का, उन लोग भी होंगे। ये एक महाकुंभ टाइप का है और साइंस का। एंड आप लोग को हम वेलकम करते हैं और इनवाइट भी करते हैं, आप आइए और उसमें अपना योगदान दीजिए, सो दैट हम उत्तर प्रदेश नहीं, भारत को कैसे आगे बढ़ाएंगे। इस खबर में बस इतना ही। ऐसी खबरों से लगातार जुड़े रहने के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें आगाज टाइम्स।